हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स जो एग्जाम हुआ था 29 जून को, ठीक है ना, उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके सॉल्यूशन जो है अपने दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसकी आंसर की आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई थी, ठीक है ना। आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी आउट हो चुकी है। अपनी आंसर की में और आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अंदर ज्यादा अंतर रहा नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस का ही डिफरेंस रहा है, ठीक है ना। तो और अपने अब इसके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। इन सॉल्यूशन की पीडीएफ जो है आपको वो भी अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। उन टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के बाद केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अपना नया बैच लॉन्च हो चुका है, पीजीटी फिजिक्स बैच, ठीक है ना। आप जब ऐप में जाओगे तो वहां आपको पीजीटी फिजिक्स बैच के नाम से एक बैच दिख जाएगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। ये बैच परचेज करने के बाद आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी किसी भी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम जिसके अंदर ओनली 11 12 आती है। जैसे कि अपनी बात करें, केवीएस के अंदर 11 12 आती है, एनवीएस के अंदर 11 12 आती है, और जो अपना ईएमआरएस होता है उसमें भी 11 12 ही आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे कि एच टेट हो गया, एमपी टेट वर्ग 1 हो गया, ठीक है ना, एमपी टेट एग्जाम हो गया, इनके अंदर भी 11 12 आती है। तो उन सब के लिए ये सिंगल बैच ही आपका बेनिफिशियल रहेगा, ओके। इसकी जो प्राइस है हमने 3999 रखी है, पर ये प्राइस कुछ भी नहीं है इन फ्रंट ऑफ जो कंटेंट आपको इसके अंदर मिलने वाला है। इसमें एक नई चीज मैंने ऐड क्या कर दी है, एक क्रैश कोर्स अपने लॉन्च करेंगे 60 घंटे का, है ना, 60 घंटे का क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे। वो कंप्लीट क्रैश कोर्स भी इसके अंदर ऐड होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब 3999 के अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, ठीक है ना। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बिल्कुल डिटेल्ड थ्योरी। उसके अलावा आपको किसी भी चैप्टर की थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग 40 प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस क्रैश कोर्स, ठीक है। इतना सब कुछ आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। कंटेंट बिल्कुल लेटेस्ट होगा, अपडेटेड होगा, ठीक है। ये आप ऐप में देख सकते हैं और अपना आप पीसी में भी देख पाएंगे, चाहे आपके पास टैब है, ठीक है ना। चाहे आपके पास टैब है, चाहे आपके पास एंड्रॉइड है, चाहे आपके पास आईफोन है, और चाहे आपके पास पीसी है, सबके अंदर अपने जो ऐप हैं अलग अलग अवेलेबल हैं। उनके अंदर आप इस कंटेंट को हाईएस्ट क्वालिटी 180p से लेकर के जो आप मिनिमम क्वालिटी 140p चाहते हैं उसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे, ओके। और उन सब के लिंक आपको, ऐप वगैरह के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। फिर भी किसी को कोई क्वेरी हो तो आपके पास ये नंबर है 6350263164, है ना। इन नंबर के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। अब अपने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वीडियो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, सॉल्यूशन भी मैंने रेडी कर लिए थे, पर पिछले कुछ दिनों से फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पता ही नहीं क्या है कि लगभग हर 2 महीने में एक बार मैं बीमार हो ही जाता हूँ। तो उसकी वजह से भी अपना ये जो सॉल्यूशन का लेक्चर है वो थोड़ा सा डिले हो गया था, ठीक है ना। ये वो आंसर की वाली पीपीटी है जो मैंने आपको शेयर कर दी थी, है ना। और इसी के ऊपर ही अपने सॉल्यूशन डिस्कस करते जाएंगे। लगभग 75 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। 75 में से लगभग 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशन मेरे से एकदम बने नहीं, ठीक है ना। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जब भी लेके आऊंगा ना, 75 के 2 आएंगे, तो नेक्स्ट जो 75 का आएगा उसके लास्ट के अंदर वो 2 क्वेश्चन भी अपने डिस्कस कर देंगे, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है सारे के सारे क्वेश्चन मेरे से भी बन जाए, हर एक्सपर्ट से बन जाए जरूरी नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं, आ जाओ क्वेश्चंस की। तो अपने पास देखो ये क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लाई अलोंग जेड एक्सिस कैरिंग द करंट। ये जेड एक्सिस के ऊपर अपना वायर है वो पड़ा है, ठीक है। इसके अंदर जो करंट है ना वो इस तरीके से है कि t<0 के लिए ये करंट है, t>0 के लिए ये वाली करंट है, ठीक है। इफ द रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल एट p इज गिवन बाय, इस p के ऊपर जो अपना वेक्टर पोटेंशियल है a वेक्टर, वो कुछ इस रूप में दिया गया है, म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई ln ct प्लस रूट ऑफ ct स्क्वायर माइनस s स्क्वायर बाय s जेड कैप, ओके। देन द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E S टी इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो ये देखो कि जिस डायरेक्शन के अंदर आपकी करंट होती है ना, कौन सी डायरेक्शन में है, जेड में, इसी डायरेक्शन के अंदर आपका वेक्टर फील्ड आ गया, ठीक है ना, वेक्टर पोटेंशियल आ गया, ये चीज आप देख सकते हो, है ना, ठीक है। और पूछा क्या इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का डेल फाई माइनस का डेल ए बाय का डेल टी, जहां ए आपका वेक्टर पोटेंशियल है, फाई आपका स्केलर पोटेंशियल है। तो फाई तो यहाँ पे है नहीं, तो ये बचा माइनस का डी ए बाय का dt, ओके। अब इसका जब आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, ये जो पूरी टर्म है ना, इसका आप t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कैलकुलेशन डिस्कस करूंगा बहुत ज्यादा टाइम इसके अंदर निकल जाएगा, ठीक है ना, वो अपने डिस्कस नहीं करेंगे। इसको सिंपली आप डेरिवेटिव कर लेना, क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, देखो म्यू नॉट कर दूं डेरिवेटिव, ठीक है।
एक तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा, म्यू नॉट आई नॉट बाय का 2 पाई ln की टर्म है, ठीक है ना। जेड कैप है ना, जेड कैप पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नहीं है। ओके, ln का है तो ln x का क्या होता है 1/x, ठीक है। तो ये अपने नीचे आएगा सी टी प्लस रूट ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा एस, ये आ गया। ओके, अब इस टर्म का आप डेरिवेटिव करोगे तो ये 1/s तो कांस्टेंट है, ठीक है, रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ऊपर वाले का ct का करोगे तो यहां बचेगा c प्लस, अब ये रूट है ना, इसकी पावर 1/2 है, तो इसका बनेगा 1/√2। ओके, ये टर्म पूरी की पूरी यहां आ जाएगी। अब इस अंदर वाले टर्म का करोगे तो यहां से आएगा आपके पास 2c²t, ठीक है, ये पूरी वाली टर्म है। अब इस पूरे को जब सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास निकल के ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इस तरीके से आपका सोल्व होगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, ये आप थोड़ी सी सोल्व कर लोगे, मैंने सोल्यूशन करके देखा था इसका, ये ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, इन कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर एवरेज एनर्जी ई ऑफ ए सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर टी। देखो जो एनर्जी ई है वो कितनी होती है, एवरेज एनर्जी कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर, वो अपने पास होती है, एवरेज एनर्जी ई बराबर होती है माइनस का डेल बाय डेल बी ln जेड, ये अपने पास आती है। जहां बीटा इजिकल टू क्या होता है 1 बाय का केटी होता है, जेड अपना क्या होता है पार्टीशन फंक्शन होता है, ठीक है ना। ये अपने पास ऑप्शन नंबर 3 आपको डायरेक्ट ही दिया गया है, तो ये आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 कर देंगे, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ ए कैनोनिकल एंसेंबल ऑफ ए टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, एट ए टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, आपको पार्टीशन फंक्शन ये दिया गया है वेयर के इज वोल्टेज वन कांस्टेंट, द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस एंसेंबल इज। पीछे वाले क्वेश्चन में ही आपको एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, क्या था, डेल बाय डेल बीटा, ओके, ln जेड, ये फॉर्मूला था। अब इसने जेड देके आपको क्या पूछ लिया, एवरेज एनर्जी पूछ ली, तो निकाल देते हैं, आ जाओ देखो, एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी माइनस का डेल बाय डेल बीटा ln जेड, ठीक है। ln जेड, जेड का है आपका, ये रहा गिवन आपको, तो ये रख दो 2 cos हाइपरबोलिक e बाय के टी, e बाय के टी 1/kt क्या होता है बीटा, तो इसको करता हूँ बीटा, तो ये हो गया बीटा e, इसकी पावर क्या है n, ln ये जो पावर n होती है ना, ln के अंदर ये आगे आ जाती है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का n डेल बाय डेल टी ln 2 cos हाइपरबोलिक बीटा टी, इसका डेरिवेटिव करो, क्या होगा, ये होगा माइनस का n ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये आएगा 2 cos हाइपरबोलिक बीटा टी, ठीक है। ये तो हो गया ln x का। अब इसका करो, इसका करोगे तो क्या होगा, 2 का तो 2, cos का क्या होता है साइन हाइपरबोलिक बीटा ई, बीटा ई का बीटे के रिस्पेक्ट में क्या होता है ई होता है, तो ये आ जाएगा ई, तो ये अपने पास आ गया माइनस का 2 n e, 2 से 2 गया है ना, तो 2 भी नहीं आएगा, साइन बीटा कोस क्या होता है tan हाइपरबोलिक बीटा ई, है ना, बीटा का मान रख दो, ये क्या था एन ई tan हाइपरबोलिक ई बाय का केटी, ये आपका आंसर आ गया, जो कि अपने पास क्या है ऑप्शन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मेरे से एक बार बनानी है, ठीक है, तो इसको एक बार स्किप करो, 4 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, मैं इसको आपको नेक्स्ट में करवा दूंगा, ओके। इसके बाद अपने पास आता है कि द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी फॉर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इन 3D आइडियल बोस गैस डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल नंबर डेंसिटी, कि जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसको आप चाहे क्रिटिकल टेम्परेचर बोलो, चाहे इसको आप बोस टेम्परेचर बोलो, ये नंबर डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अंदर, और ये कौन सा केस है 3D केस है, ठीक है ना। कंडेंसेशन वगैरह जो जिसमें गैस क्या करती है कंडेंसेट करती है, तो वो सारे 3D प्रोसेस ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टीबी का हो या टीसी का हो, और जो नंबर डेंसिटी एन है ना, इनके अंदर क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला है अपने पास, उस फॉर्मूले से अपने को देखना पड़ेगा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन के अंदर है ना, ये जो फॉर्मूला है अपने पास कुछ इस तरीके से होता है, देखो कि टीबी इज इक्वल टू 1/2 पाई एम के, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मुझे याद नहीं है और मुझे याद होने की जरूरत नहीं है ना, आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, v डिवाइड बाई 2/3, है ना। यहां से आप देखो कि आपका जो टीबी है ना, जो अपने पास बोस टेम्परेचर है, वो क्या है n⁻2/3 के प्रोपोर्शनल है। इसने क्या पूछा है, यही तो पूछा है, टीबी तो पूछा है ना, टीबी का हो या टीसी का हो, क्रिटिकल टेम्परेचर का हो, तो ये हो जाएगा टीबी प्रोपोर्शनल टू टीसी प्रोपोर्शनल टू n⁻2/3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अपना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 गिव्स ए लिस्ट ऑफ फ्यू सिस्टम वेयर फेज ट्रांजिशन इज इन्वॉल्व, इसमें फेज ट्रांजिशन इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड कॉलम 2 देयर इज ए लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज व्हिच कैन बी टेकन एज ऑर्डर पैरामीटर इन लैंडौ थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन, मैच द
एंट्रीज ऑफ कॉलम 1 विद दोज ऑफ कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 की जो एंट्रीज है ना, वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैच करनी है। ठीक है, पहला देखो क्या है, फेरोइलेक्ट्रिक है, दूसरा फ्लूइड है, तीसरा सुपर फ्लूइड He है, और चौथा क्या है, सुपर कंडक्टर है। इसमें क्या बोला है, पेयर वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है, डेंसिटी डिफरेंस है, और पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस है। सबसे पहली बात, फेरोइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस वाला केस आता है। ठीक है ना, ये अपना जब भी आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो फेरोइलेक्ट्रिक के अंदर, है ना। एक मिनट इसको है ना आप इससे करो, देखो सुपर कंडक्टर होता है ना, इसमें क्या बनते हैं, कूपर पेयर बनते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पेयर वेव फंक्शन हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, सुपर कंडक्टर के अंदर अपने पास पेयर वेव फंक्शन होता है, तो डी में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, डी में ए इसमें है और अपना इसमें है। ठीक है, अब दो बच गए अपने पास, आ जाओ अब देख लो सारे के सारे। फेरोइलेक्ट्रिक जो होता है ना, फेरोइलेक्ट्रिक के अंदर अपने पास पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस पाया जाता है। ठीक है ना, तो ए में आएगा डी, ए में आएगा डी, तो ऑप्शन नंबर अपने पास सिर्फ और सिर्फ ए ही यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, तो फ्लूइड होगा इसके अंदर, आई थिंक ये जो डेंसिटी डिफरेंस है ये आएगा, है ना। फ्लूइड के अंदर डेंसिटी डिफरेंस आ जाएगा, और सुपर फ्लूइड के अंदर आ जाएगा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इन द फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन फॉर ए कूलम्ब पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू Z1 Z2 E square by R, where Z1 E and Z2 E are the charges of the projectile and target particle respectively is given by symbol have their usual meaning। अपने को निकालना क्या है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालना है। देखो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है ना, आपका जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होता है ये होता है, ठीक है, थीटा फाई वाला। ये कैसे लिखते हैं, ये इस प्रकार लिखते हैं, एफ थीटा फाई को आई थिंक फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, मेरे को काफी टाइम हो गया एमएससी पढ़ाई, तो एफ थीटा फाई फॉर्म फैक्टर इसको शायद बोलते हैं। तो फॉर्म फैक्टर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो एफ थीटा फाई है ना, इसे कैसे लिखते हैं, इन द केस ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल। देखो इसमें सिर्फ आर इन्वॉल्व है ना, थीटा फाई इसमें नहीं, मतलब ये क्या है, एक सेंट्रल पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है, सेंट्रल पोटेंशियल है। तो फिर सेंट्रल पोटेंशियल के लिए इसको कैसे लिखते हैं, ये देखो आप एक मिनट, कैसे लिखते हैं इसको, इसको अपने लिखते हैं, एफ थीटा फाई का फॉर्मूला होता है अपने पास -2 म्यू डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आर वी आर साइन क्यू आर डी आर। ठीक है, साइन क्यू आर डी आर, ये अपने पास क्या होता है, ये फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, निकालो इसे, -2 म्यू डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर क्यू इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर के आर तक, आर का आर, वी आर का मान रखो ये रहा, क्या है, Z1 Z2 E स्क्वायर बाय आर, वी आर का मान रख दिया, और साइन क्यू आर इधर आ जाएगा डी आर। अब इस आर से ये आर गया, ये आ जाएगा सीधा सीधा बाहर, तो ये आएगा -2 Z1 Z2 E स्क्वायर बटा एच कट स्क्वायर क्यू। ओके, और ये अपने पास आ गया 0 से आर साइन क्यू आर डी आर, है ना। अब इसका मान आपको दे रखा है, इसका मान देखो आपको कितना दे रखा है, 1/r दे रखा है। ठीक है ना, ये अपने पास 0 से इन्फिनिटी है, आर मतलब ये है ना, जैसे एक लिमिट तक ही तो होता है। ठीक है, तो 0 से आर देते या 0 से इन्फिनिटी दे रखा है, एक ही बात है। ओके, इन्होंने उल्टा दे रखा है, देखो 0 से इन्फिनिटी, ये माइनस अंदर करोगे ना, -6 के अंदर लेके जाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आर हो जाएगा, तो ये इसका मान और इसका मान फिर सेम है। ठीक है ना, 1/q, तो ये क्या हो जाएगा, 2 Z1 Z2 E स्क्वायर एच कट स्क्वायर 1/q यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब देखो ये अपने पास आ गया, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो, देखो 2 दूने 2 अंदर है। ठीक है, Z1 अंदर है, Z2 अंदर है, E स्क्वायर अंदर है, म्यू आप भूल गए तो म्यू यहाँ भी लिखो, म्यू यहाँ भी लिखो, म्यू आ गया। ओके, नीचे एच कट स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, इसका पूरे का स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग द डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कम्स फ्रॉम, कि लो एनर्जी स्कैटरिंग के अंदर डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन है ना क्रॉस सेक्शन के अंदर किससे आएगा। देखो बात कि ये ना डायरेक्ट अपने एमएससी के जो नोट्स हैं, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो प्राइम बैच था ना अपना, उसके अंदर जो अपना नोट्स से डायरेक्ट ये क्वेश्चन है, वहां मैंने एक बात लिखवाई थी आपको, क्या कि अपने पास 2 केस होते हैं। ठीक है, एक तो होती है लो एनर्जी स्कैटरिंग, लो एनर्जी स्कैटरिंग होती है अपने पास एक तो, ओके, और एक होती है हाई एनर्जी स्कैटरिंग, हाई एनर्जी स्कैटरिंग। जब हाई एनर्जी स्कैटरिंग होगी ना,
तो जो एल की सारी टर्म है ना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, एल इजिकल टू 0 का भी, एल इजिकल टू 1 का भी, एल इजिकल टू 2 का भी, एल इजिकल टू 3 का भी, मतलब एस ऑर्बिटल का भी और पी का भी, डी का भी, एफ का भी। ओके, जबकि लो एनर्जी में क्या होगा, सिर्फ एल इजिकल टू 0 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, सिर्फ एस का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। इसने क्या बोला है, लो एनर्जी स्कैटरिंग, तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ एस वेव का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये अपने पास क्या है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड आर द पाउलीज स्पिन मैट्रिसेस। स्पिन मैट्रिक्स है, तो बताओ इसका कम्यूटेटर क्या होगा। देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का आपको कम्यूटेटर निकालना है। ओके, ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो होता है ना, ये है ना उल्टा होता है एक दूसरे का, मतलब ये सिग्मा वाई इजिकल टू सिग्मा एक्स नहीं होता, ये इसका माइनस होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये क्या है माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। दूसरी बात, जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है ना, ये होता है आयोटा सिग्मा जेड, तो ये क्या बनेगा 2 आयोटा सिग्मा जेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा था पर थोड़ा लेंथी था, इसको करने का कोई सेंस नहीं था, इसको आपको स्किप करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है, पार्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स विद वॉल्स एट x इजिकल टू 0 एंड x इजिकल टू l। ये वन डायमेंशनल जो पोटेंशियल बॉक्स है उसमें मूव कर रहा है, दीवारें कहाँ कहाँ है, x इजिकल टू 0 पे है और x इजिकल टू l पे। ठीक है, जो वेव फंक्शन है इसके अंदर यूजिंग ए ट्रायल वेव फंक्शन, जो ट्रायल वेव फंक्शन दे रखा है इसके लिए, ठीक है ना, वो क्या दे रखा है, साइन नॉट इजिकल टू x l माइनस x। ठीक है, ये अपने पास क्या है, ट्रायल वेव फंक्शन है। एस्टिमेट इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी यूजिंग वेरिएशनल मेथड, वेरिएशनल मेथड आपको लगाना है और आपको इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी बतानी है। देखो पहली बात, अगर ये 1D बॉक्स है ना, तो इसके अंदर इसका पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, पोटेंशियल जब 0 होता है तो जो वेरिएशनल मेथड होता है ना, इसके अंदर जो एवरेज अपने को जो मिनिमम निकालनी होती है, मिनिमम एवरेज एनर्जी निकालते हैं ना अपना, है ना, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालते हैं ना, वो क्या हो जाता है, अगर V0 है, ये V0 है ना, तो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाती है, T के इक्वल हो जाती है, मतलब V प्लस T रहता है, पर V अगर 0 हो गया है ना, तो डायरेक्टली क्या हो जाती है, एवरेज वैल्यू ऑफ T के इक्वल हो जाती है। तो आपको यहाँ क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ T निकालनी है। अब एवरेज वैल्यू ऑफ T का फॉर्मूला देख लो क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ T का फॉर्मूला होगा अपने पास यहाँ पे माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m। ये किसके लिए, 1D के लिए, ये किसका केस है, 1D का केस है। ओके, तो ये आएगा माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, साई स्टार d2 साई dx स्क्वायर dx, ये अपने पास क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब इसके से पहले अपने पास जो वेव फंक्शन हमने दिया है ना, इसको अपने को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, तो इसको नॉर्मलाइज करो। नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज क्या होता है, साई साई स्टार dx इजिकल टू 1, यही तो करना है, कहां से कहां तक है, 0 से l तक करो, तो ये हो जाएगा 0 से l, साई साई स्टार करो, सेम ही रहेगा, है ना। इसके आगे मान लिया a अपन ने, ओके, तो ये हो जाएगा a, इसमें आएगा a, इसमें आएगा तो ये आएगा a स्क्वायर, तो आगे बाहर, और ये क्या है, x है, तो ये x, ये l माइनस एक्स, ये सेम ही वापस आएगा, तो दोनों की कर दो स्क्वायर, और यहाँ कर दो dx और यहाँ कर दो 1, करो इसको सोल्व, नॉर्मलाइज करो इसको, ये करोगे तो ये आएगा अपने पास a स्क्वायर 0 से l, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2lx dx इजिकल टू 1। ओके, लिमिट लगा दो, लिमिट नहीं पहले इंटीग्रेशन करो, 0 से l, ये अपनी लिमिट है, एक्स स्क्वायर लगाओगे फिर इंटीग्रेशन करोगे, तो एक्स एल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स की 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो 5/5, यहाँ 3 हो जाएगी तो 4/4। ठीक है, अब लगाओ लिमिट 0 से l, लिमिट लगाओगे तो ये बनेगा l की 5 तो सब में बनेगी, यहाँ बनेगा 3, यहाँ बनेगा 5 और यहाँ बनेगा 1/2, है ना, l की 5, जीरो वाले का कोई सेंस नहीं है, सब जीरो हो जाएंगे। तो ये आया अपने पास a स्क्वायर, l की 5 सब में कॉमन, यहाँ 1/3, यहाँ 1/5 और यहाँ 1/2, तो ये देखो, ये अपने पास होगा a स्क्वायर l की 5, यहाँ अपने पास एलसीएम कितना आएगा, 5 की टेबल देख लो, 5 10 15 20 25 30 30, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 3 10 30, 5 6 30, 2 15 30, मतलब 16 माइनस 15 मतलब 1/30, तो a स्क्वायर l की 5/30 इजिकल टू 1, तो यहाँ से a क्या आ गया, a आ गया 30/l की 5
का आ गया अपने पास रूट। ये अपने पास क्या आ गया, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाय 2m साई साई स्टार, दोनों के अंदर ए बार, दोनों में ए बार आएगा, तो ये क्या आएगा, ये रहा ए, तो ये अपने पास सीधा आ गया 30/L5, ठीक है। और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब आपका वेव फंक्शन कहाँ है, 0 से L के बीच में ही है, और कहाँ है, साई स्टार, साई स्टार साई दोनों एक ही है, तो ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स। ये डेरिवेटिव वाला पोर्शन है, तो 2 बार करना है डेरिवेटिव किसका, एक्स एल माइनस एक्स, गुणा कर दो, ये होगा एक्स एल, ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा डीएक्स। अब डेरिवेटिव करोगे 2 बार, एक्स का 2 बार करोगे, एक बार आएगा एक बार हो जाएगा 0, इसमें करोगे माइनस का 2x, दूसरी बार करोगे माइनस का 2, मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, तो इसको कर दो, माइनस का 2 करोगे तो ये प्लस का इधर आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास एच कट स्क्वायर बाय एम, है ना, एच कट स्क्वायर बाय एम 30/L5, 30/L5, 0 से L, 0 से L, और x का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा XL, एक्स एल माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, dx। अब इसका समाकलन करो, तो इसका समाकलन करना क्या होगा, L एक्स स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, L वैल्यू रखोगे तो L स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो गया L का क्यूब बाय 2, इसमें 2 पहले से है, क्यूब बटा 3, इसमें आएगा 3, 1/2 माइनस 1/3, 1/6, तो ये आएगा L की क्यूब, L की क्यूब बटा 6 इंटू आपका ये रहेगा 30/L5 एच कट स्क्वायर बाय एम, ठीक है। यहाँ से L की 5 से L की 3 जाएगी, 2 बचेगी, इससे काटोगे 5 बचेगी, मतलब 5 एच कट स्क्वायर बटा एम एल स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा, 5 एच कट स्क्वायर बटा 2 ml स्क्वायर कैसे बच गया, 2 ml स्क्वायर कैसे आ गया भाई, 2 ml स्क्वायर कैसे आ गया, एक गलती छोटी सी हुई है अपने से, क्या गलती हुई है, एक गलती हुई है, इस हिसाब से तो आंसर 5 आ गया, और ये 5/2 आएगा, क्या गलती हुई छोटी सी, ये ठीक है, ये ठीक है, 1D बॉक्स था 0 से L, ओके कोई दिक्कत नहीं इसमें, 6 करोगे 3 2, ये भी सही है, ये इधर 30 आएगा, ठीक है, 6 5 30, 5 आएगा, 2 की गलती कहाँ हुई है, यहाँ तो सही है, साई साई स्टार, है ना, साई साई स्टार 2 बार डेरिवेटिव, साई ये आ गया, साई स्टार करोगे तो एक्सएल माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका तो करोगे 0, इसका होगा माइनस का 2x माइनस का 2, 2 आएगा, 2 से 2 इससे कट जाएगा, ओके ठीक है, 2 से 2 इससे कट जाएगा, ये बचा एक्सएल है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 पूरी का क्यूब बाय 2, कहीं ना कहीं 2 की गलती हुई है, कहीं ना कहीं अपने से 2 की मिस्टेक हुई है ना, वो हुई कहाँ है वो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, आप देख लेना, ये मैंने इसको डिटेल में सोल्व करके देखा था, ठीक है, मेरा जो ये आंसर है इसके अंदर आ गया था सही, ठीक है ना, 5/2 एच कट स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर यही आया था, ओके। 2 की इसमें मिस्टेक मैं कहाँ कर रहा हूँ मुझे समझ आ नहीं रहा, ठीक है, देख लेना इसको, इसमें 2 की मिस्टेक कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूँ, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना, मैंने इसको किया था, मैंने वेरीफाई भी किया था इसको, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 3 नॉन इंटरेक्टिंग आइडेंटिकल बोसोन, बोसोन पार्टिकल है दैट आर कन्फाइंड टू मूव इन ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल ऑफ लेंथ एल, की पोटेंशियल वेल है लेंथ एल का, जिसके अंदर 3 आइडेंटिकल बोसोन है, ठीक है ना, और तीनों कैसे नॉन इंटरेक्टिंग है, मतलब क्वांटम वाला केस है, बोसोन दे दिया तो वैसे ही अपने पास क्वांटम ही है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर दिस सिस्टम
आर गिवन बाय, देखो ये क्या है अपने पास, वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, तो इसकी एनर्जी कितनी होती है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2ml2 ये होती है। ग्राउंड स्टेट की बात करोगे तो एन का मान हो जाएगा 1, पहले की ये पहला बीसी में रहेगा बोसोन, दूसरा बीसी में, तीसरा बीसी में, तो सेम, तो एनर्जी क्या हो जाएगी 3h कट स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2ml2। तो आधा आंसर तो तुम्हारा यही हो जाएगा। देखो ये दो ही ऑप्शन बचते हैं, ये और ये बच गया। अब देखो वेव फंक्शन में क्या होता है, जब अपने पास क्या है, वन डायमेंशनल के अंदर है ना, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर अपने पास जो वेव फंक्शन होता है वो कितना होता है, वो होता है 2/L, ओके, साइन n पाई x बाय एल। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा वेव फंक्शन आएगा, कोस वाला पार्ट नहीं आएगा, साइन वाला पार्ट आएगा। तो इससे तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सर्किट इज शोन इन फिगर बिलो, सर्किट तुम्हें बताया गया है। ठीक है, ये अपना क्लिपर का सर्किट है, क्लिप इसके अंदर वोल्टेज होगी। और तो इसमें क्या पूछा है, देखो ए सर्किट इज शोन इन फिगर बिलो फॉर एन इनपुट सिग्नल वी आई, एक इनपुट सिग्नल वी आई के लिए आपको करेक्ट आउटपुट बतानी है। ठीक है, सिंपली इसमें देखो वी आई आपकी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ठीक है ना, यहाँ आपकी वी आई आएगी और यहाँ आपकी क्या है, वी आर है। ओके, जब अपना वी आई ग्रेटर देन है वी आर से, ठीक है, तो जो डायोड है आपका वो होगा फॉरवर्ड में। ठीक है ना, फॉरवर्ड में होगा, मतलब ये बिहेव करेगा कैसे, शॉर्ट सर्किट के रूप में, शॉर्ट सर्किट के रूप में, है ना, शॉर्ट सर्किट के रूप में। ओके, ये वोल्टेज शॉर्ट सर्किट के रूप में बिहेव करेगा, मतलब यही वोल्टेज यही होगी, है ना, शॉर्ट सर्किट के रूप में बिहेव करेगा, यही वोल्टेज यही होगी। आपको आउटपुट क्या मिलेगी, वी आर मिल जाएगी, कह सकते हैं ना, अपने को आउटपुट क्या मिलेगी, वी आर मिलेगी। पर जब अपने पास क्या है, वी आई लेस देन वी आर है, ठीक है ना, तब ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट के बिहेव करेगा। वी आई छोटा है तो ये रिवर्स बायस में हो गया, कैसे हो गया, रिवर्स बायस में, और ये ओपन सर्किट के बिहेव करेगा। वी आई जो आपकी आके आपको डायरेक्ट आगे मिल जाएगी। मतलब जब वी आई छोटी है ना तब तो वी आई मिलेगी, जब वी आई बड़ी होगी ना वी आर से, तब अपने पास वी आर मिलेगा। ठीक है, इसमें वी आर की लिमिट अगर ये लगा दें अपने, तो जब वी आई क्या है, बड़ी है वी आर से, ये वाला केस जो है, ठीक है ना, एक ही केस है, इसके अंदर तो आउटपुट क्या मिलेगा, वी आर, मतलब इसमें आउटपुट ये मिलेगा। ठीक है, और उसमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये देखो ये राउट। ठीक है, और जब आपका वी आई छोटा है ना, उस केस में है वैसे के वैसे मिल जाएगा, ये देखो है वैसे के वैसे मिल जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, क्लिपिंग हो गई, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वेव फ्रॉम फॉर द सर्किट शोन फिगर बी फॉर विच द इनपुट इज शोन इन फिगर ए, कि इसमें आपको इनपुट दिए और आपको इस सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग जो अपना ओप एम्प है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या बताना है, आपको आउटपुट बतानी है। ठीक है, देखो पहली बात तो नेगेटिव फीडबैक है, तो यहाँ वो वर्चुअल शॉर्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पे आपकी क्या लगाते हैं, इनपुट लगा रहे हैं, है ना, इनपुट लगा रहे हैं, तो वी आई यहाँ पे करंट फॉलो कराना, जो करंट इधर जाएगी वो उतनी इधर जाएगी, तो ये हो गया वी आई माइनस 0/1 किलो ओम। ओके, और 0 माइनस का यहाँ मिलेगा अपने को वी आउटपुट, 0 माइनस का वी आउटपुट बटा 1 किलो ओम, 1 से 1 तो गया। ओके, क्या आ गया, देखो वी आउटपुट आ गया माइनस का वी आई, आउटपुट जो है ना इनपुट का उल्टा होगी, ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है ना, तो वो उल्टा ऐसे स्टार्ट होगी, ऐसे स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही केस है, ये रहा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 2। ओके, नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है, राइट द सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन गिवन बाय कार्नोट मैप शोन इन फिगर, कि कार्नोट मैप जो दिखाया गया है ना फिगर के अंदर, उसको सोल्व करके आपको बताना है। ठीक है, इस ये कैसे होता है, ये अपने पास कुछ इस तरीके से होता है, देखो ए बार बी बार, ए बार बी, इधर आता है आपका ए बी, इधर आपका आता है ए बी बार, ये अपने पास आता है सी डी, है ना, तो सी डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। ठीक है, या ऐसे आप याद रख सकते हो, इसमें क्या सी कॉमन, सी दोनों में आएगा, डी डी बार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर बाकी कुछ तो दिया नहीं आपको, ये 1 1 दिए है ना, और कुछ आपको दिया नहीं है, के मैप आपको सोल्व करना है। 8 का बनाओ, 8 का नहीं बन रहा, 4 का बनाओ, ये लो 4 का बन गया, और 4 का बन रहा है क्या, और 4 का ऐसे बन जाएगा, इसके अलावा और 4 का बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, अब बन रहा है 2 का, ये लो 2 का बना दिया, इतना ही ये बनेगा। ठीक है, आ जाओ तो अब बनाओ, ये जो पहला 4 का बना है ना, इससे देखो क्या आएगा, 4 का बनाए, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, ए बार कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, सी बार कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए बार सी बार। ठीक है, ये जो 4 का बनाया था इसका काम गया, ये दोनों है, इन दोनों में क्या कॉमन है, डी बार, तो एक तो डी बार आएगा। ठीक है, ऊपर नीचे देखो ए बार कॉमन है, तो यहाँ आएगा ए बार। ठीक है, ये वाला भी गया और ये वाला भी गया, अब ये वाला बचा है, इनमें क्या कॉमन है, एक तो ए बी कॉमन है, पहली बात तो क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है। ठीक है,
दूसरा इन दोनों में सी कॉमन है तो ये आएगा ए बी सी। तो ये आपका आंसर है ए बार सी बार ए बार डी बार ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसको आपको सोल्व आउट करना है। ठीक है ना, ये काफी मैंने देखा था, मेरे को काफी आसान लगा था। कैसे कि इसमें देखो, अगर आप इन सब के अंदर है ना, अगर आप इसमें आप एक चीज देखना, एबीसी कॉमन ले लो, एबीसी कॉमन लोगे इसमें और इसमें तो क्या बचेगा, एबीसी कॉमन डी प्लस डी बार जो होगा 1, तो यहां बचेगा आपका एबीसी। ठीक है, ये गया, क्या बच गया, एबीसी बच गया। ठीक है, एबीसी बच गया। अब देखो, और एबीसी इसमें और इसमें अगर आप एबीसी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एबीसी 1 प्लस डी, 1 प्लस डी हमेशा 1 होता है तो ये भी गया। ओके, और देखो, और इसके अलावा इसमें देखो, इन दोनों के अंदर अगर आप ए बी सी बार डी बार कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 प्लस ई बार, 1 प्लस ई बार 1 होता है तो ये भी गया, ये बचेगा। ठीक है, अब ये दोनों बच गए। इनमें देखो, इनमें क्या आएगा, ए बी सी बार, ए बी सी बार अगर आप कॉमन ले लो, ए बी सी बार कॉमन ले लो तो यहां बचेगा डी बार। ठीक है, यहां बचेगा डी और यहां बचेगा डीई। ठीक है, तो ये ए बी सी बार बच गया। समझ गए क्या आप, ए बी सी बार को ले लिया, डी बार प्लस डी, वरना यही हो गया, प्लस में डी है, चाहे प्लस में कुछ आता रहे वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 ही रहेगा, तो ये बचेगा ए बी सी बार। अब इनमें देखो, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी कॉमन ले लो, सी प्लस सी बार 1, तो ए बी बच गया। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट एस एंड सी फॉर द सर्किट गिवन बिलो इन फिगर आर, कि आपको एस का और सी का आउटपुट बताना है। ये तो है एक्सक्लूसिव और गेट, क्या है ये, एक्सक्लूसिव और गेट है। ये अपने पास सिंपली क्या है, एंड गेट है। ठीक है, बनाओ, ये ए आ रहा है, ये बी आ रहा है, तो एंड गेट क्या हो जाएगा, ए बी। ओके, और एक्सक्लूसिव और गेट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो एस तो अपने पास ये आएगा, ये तो सही है, पर ये सही नहीं है। इसमें देख लो, ये सही है, ये सही है, तो इसमें ये सही नहीं है, तो ये वाला होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें एक्सक्लूसिव और गेट हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और हो जाएगा, और इसमें अपने पास एंड गेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर्स ऑफ वी सी आर एफ ई एंड जेड एन आर 23 24 26 30 रिस्पेक्टिवली, which one of the following material does not exhibit electron paramagnetic resonance। देखो, आपका जो इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस है ना, वो कौन नहीं दर्शाएगा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं वो एटम नहीं दर्शाता जिसके अंदर है ना फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड। ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा ठीक भाषा है केमिस्ट्री की। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस जो है वो नहीं शो करेगा। ठीक है ना, अब देखो जो Zn है ना, कितने में आता है, 30 पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने हो गए, 4 से 10 10 20। इसके बाद क्या आता है, 3d10। ठीक है, पहले इसमें भरे जाएंगे, उसके बाद में इसे आएंगे, है ना। यहां तक कंप्लीट है। अब इसके पास और कुछ नहीं है, कहीं ये इलेक्ट्रॉन फ्री कर ही नहीं सकता, सारे पैक हैं, फुल्ली पैक है, कहीं कोई इलेक्ट्रॉन फ्री कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं। ओके, खेल खत्म इसका। तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में आपको हमेशा एक फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें एक्साइटेड में मिल जाएगा, पर यहाँ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जेड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द डिपेंडेंसी ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी, थर्मल कनेक्टिविटी थर्मल कनेक्टिविटी विद टेम्परेचर। कौन सा ग्राफ सही है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपका जो लॉग सिग्मा है ln सिग्मा और 1/t के अंदर ग्राफ बताना है कि कौन सा ग्राफ दोनों के बीच में कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है ना, अब इसके अंदर रिलेशन देखो क्या होता है, रिलेशन ये होता है इंट्रिंसिक के अंदर कि सिग्मा इजिकल टू होता है सिग्मा नोट e टू पावर माइनस का डेल्टा e डिवाइड बाय 2k t, ये रिलेशन होता है। इसका ग्राफ आपको देखना है तो दोनों साइड ln लो, ln सिग्मा, यहाँ क्या हो जाएगा, ln सिग्मा नोट प्लस ln e लोगे ना तो ln e कट जाते हैं, तो ये अब आएगा माइनस का डेल e बाय का 2k, है ना, यहाँ आ जाएगा 1 बाय का t। अब देखो, ये आ गया y इजिकल टू, ये c हो गया प्लस का mx, ये हो गया, है ना। अब देखो ln सिग्मा और 1 बाय टी प्रपोर्शनल है, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कौन सी होती है, ये वाली, नेगेटिव कौन सी होगी, ये वाली, तो ये आएगा तो ऐसे। ठीक है, और ये जीरो करोगे ना, ये जीरो कर दो, ये पूरी टर्म जीरो कर दो, आप इसको आप जीरो ले आओ,
तो भी ये जीरो नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। इसको जीरो किया, इसमें जीरो हो गया गलत, जीरो किया जीरो हो गया गलत, जीरो में किया जीरो हो गया नहीं, जीरो करोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो ग्राफ कौन सा रहेगा आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 वाला रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डोनर कंसेंट्रेशन इन ए सैंपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ दिस, कि डोनर कंसेंट्रेशन है ना वो 10 की पावर 3 से बढ़ जाती है। अज्यूमिंग द सेमीकंडक्टर टू बी नॉन डीजेनरेट, नॉन डीजेनरेट आपका सेमीकंडक्टर है, द शिफ्ट ऑफ फर्मी लेवल, फर्मी लेवल के अंदर शिफ्ट क्या आएगी जब तुम्हारे पास टी है वो कितनी है? 300 केल्विन है। देखो एन प्रकार के सेमीकंडक्टर के अंदर जो शिफ्ट आती है, फिर फर्मी लेवल के अंदर जो शिफ्ट आती है ना वो कितनी होती है अपने पास? वो होती है के टी एल एन 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 बाय का एन, ये शिफ्ट होती है। ठीक है, फर्मी लेवल के अंदर जो आपकी शिफ्ट आती है ना वो इतनी होती है, के टी एल एन 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 बाय डी। यहाँ पे आपकी क्या है? डोनर की कंसेंट्रेशन है कितनी फैक्टर से बढ़ाई है? 10 की पावर 3 फैक्टर से बढ़ाई है। तो ये हो गया के, ये हो गया टी, ये हो गया एल एन, ये जितनी भी थी, ठीक है ना, इसकी तुलना में 10 की पावर 3 फैक्टर से बढ़ा दो, तो ये आ गया 10 की पावर 3, इससे ये गया, तो ये अपना आ गया के टी एल एन 1/10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का के टी एल एन 10 की पावर 3। सोल्व करो, ये 3 आगे आएगा। ठीक है, के का मान 1.38, 10 की घात -23, टेम्परेचर टी की बात करो तो 300 इंटू एल एन 10। ओके, ये सारे मान आप रखो, तो ये देखो कितना आएगा, ये मान रखोगे ना आप सारे, तो ये आएगा 172.7 MV। ओके, ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है, एल एन 10 का मान रखना पड़ेगा, वो 2.303 रखोगे और वो फिर आएगा नहीं, है ना, 10 से 10 होगा वो, उसका मान 1 हो जाएगा 2.303। तो यहां से लगभग आप आइडिया लगा सकते हो। ये अपना किस में है? 10 की घात -23 है ना ये, के आ गया, ठीक है, टी आ गया, ये एल एन वाला आ गया। ओके, ठीक है, तो इससे काम चल जाएगा अपना, अपने पास तो ये दो ही है, तो एक और कहाँ जाएगा? के का मान 10 की घात -23, 2.303 मिली वोल्ट, मिली मतलब 10 की घात -3, तो ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसका आंसर कैसे आएगा? हम्म, ये आ गया, टी आ गया, 300 इसको थोड़ी काट देगा, इतनी पावर थोड़ी है इसके पास। वे मैंने किया तो था, उस टाइम आया भी सही था। ये फैक्टर कहाँ जाएगा? 300 है, 10 की पावर 3 है, तो 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, एल एन 10 3.2.303 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1.38, 1.38 है ना, 1.38 और इंटू 300 इंटू 2.303, ये आ तो गया 2860। क्वेश्चन किया तो था, कैसे किया था मेरे को याद ढंग से आ नहीं रहा, एक सेकंड चेक करता हूं मैं इसको। हाँ, ये जो शिफ्ट है ना आपका, ये जो एनर्जी शिफ्ट है, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। और यहाँ ये आता है 38 आता है शायद, या 23 आता है, 23 आता है प्लस का। ठीक है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, ठीक है ना, शिफ्ट जो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करोगे 1.6 इंटू 10 की घात -19,
जूल से। ओके, तो आपका ये काम हो जाएगा, है ना। या वोल्ट में रखना है तो वोल्ट में रख लो, और ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मान रख दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसको सोल्व करोगे तो आपका जो आंसर है 172.7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एन एटम इन द 2p 3/2 स्टेट द लांडेजी फैक्टर की लांडेजी फैक्टर इसका क्या होगा। लांडेजी फैक्टर जो जीजे होता है ना, इसका मान क्या होता है 1 प्लस जे जे प्लस 1 प्लस एस एस प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 डिवाइड बाय 2 जे प्लस 1, ये होता है। ओके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जे प्लस 1। इसके लिए जे कितना है, ये रहा 3/2, 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2। इसका मान नीचे भी लिख दो, 2 इंटू 3/2 5/2। ठीक है, प्लस एस प्लस 1, इसके लिए एस कितना है, ये 2s प्लस 1 होता है, तो 2s प्लस 1 इजिकल टू हो गया 2, यहाँ बचा 1, तो एस का मान आ गया हाफ, तो हाफ इंटू आ जाएगा 3/2 माइनस एल एल प्लस 1, पी है एस पी, एल का मान आ गया 1, 1 इंटू 2, करो सोल्व। 4 से 4 गया, 4 गया, इसको 4 से कर दो गुणा, तो ये हो गया 5 से 15, 3 18 माइनस 8 मतलब 10, तो ये आया 1 प्लस 10/5 दिए 15 दूने 30। ठीक है, तो ये आया 1 प्लस 1/3, तो ये बना हो जाएगा 4/3। ओके, 4/3 मतलब 1.33, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लांडेजी फैक्टर का 1.33। इसमें गिवन है which of the following is a phenomena related to the emission and resonant absorption of gamma radiation by certain atomic nuclei fixed in a crystal lattice under specific conditions such that the emission and absorption are essentially recoils from an internal energy perspective। ठीक है ना, which of the following is a phenomena related to the emission and resonant absorption of gamma radiation by certain atomic nuclei। ठीक है ना, atomic nuclei फिक्स है इन crystal lattice, crystal lattice के अंदर atomic nuclei फिक्स है। ठीक है, under specific condition such that the emission and absorption are essentially recoils from an internal energy perspective, कि न्यूक्लियस के अंदर इंटरनल एनर्जी प्रोस्पेक्टिव से रिकॉइल्स वगैरह, ठीक है ना, ट्रांजिशन वगैरह हो रहे हैं। तो इस ये जो इफेक्ट है ना आपका सिंपली किससे रिलेटेड है, मोजर बेयर इफेक्ट से। क्यों, क्योंकि स्टारिक इफेक्ट कौन सा होता है, स्पेक्ट्रल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड में विपाटन। ठीक है ना, पासन बैंक कौन सा होता है, पासन बैंक होता है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला। रमन इफेक्ट कौन सा होता है, रमन इफेक्ट होता है पोलरिजिबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास होगा। ठीक है ना, तो ये याद भी कर सकते हो तुम कि इंटरनल न्यूक्लियर ट्रांजिशन जब हो रहे होंगे तो मोजर बेयर इफेक्ट की बात होती है। नेक्स्ट देखो, सेल मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी स्पिन पैरिटी क्या आएगी, एल्यूमिनियम 14 13 27। इसमें देखो अपने पास जो प्रोटॉन है वो है अपने पास 13, न्यूट्रॉन है अपने पास 14, तो अपने इससे ओड नंबर से जाते हैं, तो प्रोटॉन से इसकी स्पिन पैरिटी बताएंगे। तो वोटर लिखो 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 1d 5/2 और 2s 1/2, 1d 3/2। फील करो, 2 4 6 2 8 और 6 14, अपने को 6 14 आएंगे, इसमें आएंगे अपने पास यहाँ पे 5 ही, तो ये अपने पास है। तो स्पिन पैरिटी क्या होगी 5/2 SPD, SPD 012, तो ये हो गया पॉजिटिव, है ना, 5/2 पॉजिटिव, क्योंकि जो अपने पास पैरिटी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, -1 की पावर L SPD मतलब 2, तो ये कितना आया प्लस, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डीके ऑफ प्लूटोनियम 240 प्लूटोनियम प्रोड्यूसेस एंड अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी है, तो क्यू वैल्यू बतानी है आपको इस डीके की। देखो जो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है ना, वो होती है क्यू वैल्यू इंटू A-4/A, ये होती है। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अपने को क्यू वैल्यू चाहिए, उल्टा दे रखा है तो उल्टा निकाल दो। क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा कितना है, ये रहा 5.17, अच्छा इंटू ए कितना है 240, 240 माइनस 4 236, कर दो सोल्व, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 5.26, या इसे देख सकते हो कि 5.1 से बड़ा आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इन तीनों में से कोई होगा, अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है ना, पेपर आपका थोड़ा कैलकुलेटिव था। ओके, नेक्स्ट देखो, एक गामा रे ऑफ एनर्जी 5 MeV, 5 MeV की गामा रे है, अंडरगोज पेयर प्रोडक्शन करती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, मूव इन ए अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन फॉर्म हो गए और अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल काइनेटिक एनर्जी उनके पास है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एक बात समझो कि जो गामा फोटोन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये प्रोड्यूस होने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी टू कीप कंजर्व द मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए
दोनों विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे। इनकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c², ये बहुत कम होगी इनकी काइनेटिक एनर्जी की तुलना में, ठीक है ना। तो सारी की सारी एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में ही होगी। तो इसकी एनर्जी कहाँ गई, इसके पास कितनी थी, 5 थी, 5 एमबीबी थी, ठीक है। इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, पहली बात तो इसकी एनर्जी इनको प्रोड्यूस करने में जाएगी, ठीक है ना। इसकी जो एनर्जी है इनको प्रोड्यूस करेगी। तो आपको पता है इसको प्रोड्यूस करने में, एक को प्रोड्यूस करने में इसके मास के कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी मास रिलेशन आता है आइंस्टीन वाला, उससे देखोगे तो वो आता है 0.512, मुझे जितना याद है इतना आता है, ठीक है ना। ये एमईवी आपका एक से, ठीक है। तो एक और है तो ये इतना आएगा। तो आपका 1.02 एमईवी तो यही खर्च हो गई। अब कितनी बची, 5 एमईवी थी, 1 एमईवी गई, लगभग 4 एमईवी बच गई आपके पास, इतनी एमईवी बच गई। ये दोनों में काइनेटिक के रूप में बच जाएगी, दो में बांट दो, 1.98 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1.98 एमईवी, ये प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द क्वार्क कंपोजिशन ऑफ ओमेगा माइनस। देखो ओमेगा माइनस जो होता है ना, इसकी जो स्ट्रेचनेस होती है वो होती है -3, कितनी, -3। तो इसकी -1 -1 -1 ये आ गई। दूसरी बात, इसका चार्ज कितना है, -1 है। जो तो एस होता है ना, इसका चार्ज कितना होता है, माइनस का 1/3 होता है, ठीक है, माइनस का 1/3 ई। तो ये तीन मिलेंगे तो -1/3 -1/3 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा, -1 ई हो जाएगा। ये अपने को चाहिए, ट्रिपल एस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो समझ जाओ आप, स्ट्रेंजनेस -3 करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तीनों के तीनों एस होने ही पड़ेंगे, बाकी आप चार्ट से भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी अपने पास की बात है नहीं, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने अभी नहीं कराया, ये मैं नेक्स्ट जो आपको 75 कराऊंगा उसमें करवाऊंगा, ठीक है। ये आपके सारे सारे साइकोलॉजी के हैं जो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एरर से है, द डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मेटल इज डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर। कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे सॉलिड स्फीयर की बाय मेजरिंग इट्स मास, इसके मास को मेजर करके और डायमीटर को मेजर करके। डायमीटर इसके वॉल्यूम को मेजर करते हैं वैसे तो, अब लेके आओ वॉल्यूम के अंदर डायमीटर लेके आओ, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसको डी क्यूब बना दो, नीचे कर दो 8, ठीक है। अब देख लो ये रो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया m/d³ के, ठीक है जी। द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज दिस। और अपने पास स्फीयर की डेंसिटी में जो एरर होता है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है, इफ द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड द डायमीटर आर 6 एंड 1.5। मास में एरर इतना हो सकता है, डायमीटर में इतना हो सकता है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ln, मतलब दोनों साइड में ln लो, तो ln रो इजिकल टू आता है ln m प्लस ln d³ माइनस ln d³ आता है, पर जब एरर निकालते हैं ना तो ये एरर प्लस हो जाती है हमेशा। या इसको आप ऐसे समझो बात को, कि जो रो है वो क्या आएगा, m/4/3 पाई d³/8। ये पूरा क्या है, ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो ये अपने पास आ गया रो इजिकल टू m अल्फा मान लो इधर, ये आ गया d³, दोनों साइड में ln ले लो, तो ln रो इजिकल टू ये आ जाएगा ln अल्फा प्लस ln m माइनस ln d³, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करो तो ये आएगा ln का 1/रो और ये हो जाएगा d रो, ठीक है। यहाँ इसका डेरिवेटिव करोगे 0, इसका आएगा dm/m, ठीक है। इसका आएगा 3 बार पहले तो, फिर करोगे तो 1/d और ये हो जाएगा dd, ये डेल्टा d कर दो इसको, ओके। समझने में समझ आएगी, एरर हमेशा घटती नहीं है जुड़ती है, तो ये आएगा प्लस। तो ये अपने पास आ गया d रो बाय रो इन परसेंटेज इजिकल टू dm/m इन परसेंटेज प्लस 3 d/d इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में कितना दिया है, x/100, ठीक है ना। रिलेटिव एरर कितना दिया हुआ डेंसिटी में, x/100%, x/100% दे दिया। इधर कितना है, डेल m/m कितना है, 6% है, तो ये आ जाएगा 6% प्लस ये कितना है, 3 इंटू 1.5%, तो ये अपने पास आ गया 45 और ये हो गया 6, तो ये हो गया 10.5%, ठीक है। ये कितना है, x/100%, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है। x का x गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 105, 1050, तो x का मान कितना आ गया 1050, ओके। ये अपने पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर, जो एक बॉडी है उसको जो टावर है इसके टॉप से ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना। कवर्स ए डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड में तो 7x कवर करती है, ठीक है। वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड, जब आप किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हो ना तो
वो nth सेकंड के अंदर कितनी दूरी तय करती है, वो होता है Sn इजिकल टू अपने पास g/2 2n-1। फ्री फॉल जब कर रही है, फ्रीली आपने उसको छोड़ा है, n सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करती है, वो करती है g/2 2n-1। फर्स्ट सेकंड में उसने कितनी कवर की थी, ये कह रहा है वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड में की थी उसने s1, तो ये आ जाएगा g/2, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये आएगा दो में से एक है एक, तो ये आया g/2, और इसको बोला इन्होंने x। लास्ट सेकंड में मान लेते हैं ये Sn है, ठीक है, ये कितनी कवर की है, 7x कवर की है, ठीक है, 7x कवर की है, x का मान कितना g/2 है, तो आ जाओ Sn इजिकल टू g/2 2n-1 इजिकल टू 7, x का मान रख दो g/2, तो यहाँ से g/2 से g/2 गया, यहाँ से n निकालो, 2 चौके 8, तो n इजिकल टू कितना आ गया 4, मतलब लास्ट सेकंड कौन सा था, चौथा सेकंड था जिसके अंदर उसने वो डिस्टेंस कवर की। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड, तो लास्ट सेकंड कौन सा था, चौथा सेकंड था, तो टोटल कितने सेकंड लिए इसने, 4 सेकंड लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फिजिकल क्वांटिटी x है, डिपेंड्स ऑन द मास m, वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन a, वेलोसिटी v पे, मास m पे और एक्सीलरेशन a पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। ओके, ये रहा मास, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा a, वेयर c इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, c एक कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है, x हैज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन है x के पास, तो p q r की वैल्यू क्या होगी, देखो x है, m है, v है, a, आपको पता है अगर ये f फोर्स बनता है तो m में, a में और v में क्या रिलेशन बनता है, m a, ठीक है, तो इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 0 होगी, तो कर दो p q r 101, ये लो, ठीक है, पावर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, आफ्टर 1 सेकंड इट इज मूविंग एट एंगल 45 डिग्री with the horizontal and after 2 seconds it is moving horizontally, what is the speed of the projection of the ball, क्या कह रहे हैं देखो, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, एक बॉल थी उसको आपने ग्राउंड से क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, और सपोज दैट किसी स्पीड आपने u से प्रोजेक्ट करोगे तो u के आपके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा ux, एक आएगा uy, ठीक है, ओके, थीटा पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ओके। आफ्टर 1 सेकंड, एक सेकंड के बाद, जब t, ये कब है, जब t इक्वल टू क्या है, 0 है, एक सेकंड के बाद t इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर इट इज मूविंग एट एंगल 45 डिग्री, आपका जो अब थीटा है ना वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना, ये मतलब जैसे अगर यहाँ है, ठीक है ना, तो ये कितना है यहाँ, ये 45 डिग्री, पहले वाला अपने को पता नहीं पर यहाँ 45 डिग्री, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल, विद विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, ये 45 डिग्री पे है, कब, जब t इक्वल टू क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया, ठीक है, ये 45 डिग्री पे है, और जब 2 सेकंड हो गए, जब t इक्वल टू कितने हो गए, 2 सेकंड ही हो गए, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, मतलब जो आपका वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है ना, वो वर्टिकल वाला ऊपर वाला, वो क्या हो गया, 0। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ vx क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब तुम्हें पता है कि जब भी कोई वस्तु मूव कर रही है ना, उसके ऊपर ग्रेविटेशन लगता है नीचे की तरफ, मतलब जो आपका vy होगा ना, वो क्या होगा, uy, v बराबर u प्लस at, इस तरीके से चलेगा, जबकि आपका vx होगा ना, ये हमेशा ux से इक्वल रहेगा, क्योंकि इसको कोई कम करने वाला नहीं है, ठीक है ना, इससे एक क्वेश्चन होगा, ओके। पहली चीज आ जाओ कि अपने को डाटा कितना दिया है, ये रहा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे थीटा इक्वल टू 45 है, ठीक है, तो tan थीटा देखो यहां से क्या होगा, tan थीटा, tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1, तो ये आएगा 1, 1 किससे बनेगा, अगर थीटा है तो ये लंब, ये कौन सा आएगा, vy बटा ux, vy कितना है, vy यहां से निकालो, uy कितना था, uy तो अपने को पता नहीं है, ठीक है, अच्छा at, एक्सेलरेशन कितना है, g है, टाइम कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया, है ना, ठीक है, तो पर ये तो अपने को ux भी अपने को नहीं पता, और कुछ पता थोड़ी इसमें, नहीं पता ना, ठीक है, ux भी अपने को नहीं पता, पर ये ux और vx इक्वल रहेगा, सॉरी vx ux तो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, t इजिकल टू 1 सेकंड के ऊपर ये अपने पास आ गया uy माइनस का g बटा, ये तो हमेशा से कितना है, uxi, पहली समीकरण आ गई है। अब क्या कह रहा है, t इजिकल टू 2 सेकंड पे vy हो गया 0, इसमें देखो आ जाओ, t इजिकल टू 2 सेकंड पे vy हो गया 0, मतलब ये हो गया uy और ये हो गया g इंटू का 2, तो यहां से ui कितना आ गया, ui आ गया
जी इंटू 2 मतलब 20। तो ये कितना आ गया यहाँ से 20, इसका मान रखो। ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 को यूज लो तो 1 इजिकल टू कितना आया, वी वाई कितना है पता चल गया 20 माइनस का 10 बटा कितना है यूएक्स। ओके, तो यहाँ से यूएक्स कितना आ गया 10। तो यूएक्स आपके पास कितना है 10 है, और यू वाई कितना आ गया 20 आ गया। आ गया ना, ठीक है। आपको क्या निकालना था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल, कि स्टार्टिंग में जब फेंकी थी ना तब कितनी थी, तो निकाल लो। ये रहे, तो यू क्या आ जाएगा रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आएगा 100 प्लस 400, ठीक है, कितना आएगा रूट 500। 100 बार या 100 का रूट 10, और ये आ गया रूट 5, तो ये अपने पास आ गया 10 रूट 5, ठीक है ना, 10 रूट 5 है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन बाय y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अगर जो समीकरण है फोर्स की, पार्टिकल की मोशन की इक्वेशन इस तरीके से दी जाती है, तो बताओ फोर्स कौन सा लग रहा है। देखो कंपेयर करो, कैसी इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक जगह क्या है जी आया है और कोई चेंज नहीं है, मतलब जो फोर्स एम जी लग रहा था ना, एम ए लग रहा था ना, वो कितना लग रहा है एम ए जी लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ टू वेक्टर्स, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज, मान लो दो यूनिट वेक्टर है, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये चीज है। तो बताना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, तो इनका जो डिफरेंस है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मान आपको निकालना है। निकाले, ठीक है, आ जाओ। इसका है ना स्क्वायर करो, स्क्वायर करो या खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, जो आप समझते हो करो। तो ये क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना, और इधर हो जाएगा सी का स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। करो, ये यूनिट वेक्टर है तो यहाँ बचेगा 1, यूनिट वेक्टर है बचेगा 1, 2 का 2, यहाँ था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना, यूनिट वेक्टर है तो 1, और यहाँ आएगा कोस थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है तो बचेगा 1, तो 1 से तो 1 गया, कोस थीटा इजिकल टू कितना आ गया माइनस का 1/2, ठीक है। अब इस डॉट वाले का और करो, डॉट वाले का और करो, ठीक है। डॉट वाले का क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस थीटा, इसका रूट, यही तो आएगा ए बी का मैग्नीट्यूड, है ना, यही तो आएगा इसका मैग्नीट्यूड, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2 ए वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा का रूट, यही तो आएगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। निकालो, यूनिट वेक्टर है तो 1, यूनिट वेक्टर है तो 1, 2 यूनिट वेक्टर है 1, यूनिट वेक्टर 1, कोस थीटा का मान -1/2, कितना -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया, ये आ गया 1 2 3, डिफरेंस कितना आ गया √3, डिफरेंस कितना आ गया √3। ओके, नेक्स्ट देखो, सूटकेस ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, एक 10 kg का सूटकेस है ना, वो बस के फ्लोर पे रख दिया गया है, ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सूटकेस एंड द बस फ्लोर इज दिस, ये अपनी बस है, ये अपना सूटकेस है, इसका सूटकेस का मास है 10 kg, यहाँ बस अगर आगे जा रही है तो धक्का पीछे लगेगा, फ्रिक्शन इसको इधर रोकेगा, ठीक है। फ्रिक्शन है अपने पास 0.2। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द बस कैन हैव विदाउट द सूटकेस स्लाइडिंग, सूटकेस को स्लाइड नहीं होना चाहिए, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन बस रख सकती है, ठीक है। अब बस मान लो इधर ए एक्सेलरेशन से भाग रही है, ठीक है, तो ये कितने एक्सेलरेशन से इधर बल लगेगा, ए से लगेगा, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से इधर बल लग रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन ही इसको चलने से रोकेगा, ठीक है ना, मतलब मैक्सिमम वाली कंडीशन चाहिए अपने को। तो इधर जो स्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, घर्षण बल लग रहा होगा, कितना होता है 0.2 इंटू एन, मतलब नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा, एन आता है ना, एन नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कितना लगता है नीचे एम जी, तो ये आएगा 0.2 इंटू एम इंटू जी, जी कितना होता है 9.8, ये रोकेगा किसको, इस ए को, एम जी को, एम कितना है इसका, एम जो भी है 10 kg है इंटू ए, जो ए है वो, ठीक है। अब देख लो सॉल्यूशन कर दो, कितना आएगा, ए इक्वल टू कितना आएगा 1.96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतने तक कोई रोक लेगा, समझे क्या आप, कि इसका जो मैक्सिमम घर्षण बल लग रहा है कितना लगेगा 0.2 इंटू एम जी, ये इक्वल कर दो आप एम ए से, क्योंकि बस अगर आगे भागेगी तो पीछे भागने की ट्राई करेगा, है ना, फिक्टिशियस फोर्स वाला स्यूडो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन है फिगर शोज द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg एज इट्स मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, कि पार्टिकल एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जब मूव कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ही है। ओके, मास दे रखा है 1 kg। सपोज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 12 जूल। मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी जो है ना वो कितनी है, 12 जूल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट नहीं है। ठीक है जी, टोटल एनर्जी अपनी इतनी है। देखो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज दिस। पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम है ना इतनी हो सकती है। पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होने के लिए काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जो है वो कब है, कितनी है, ये रही, आ जाओ घटता जाओ, 0 तक हो सकती है। 0 कब है, इसके ऊपर है। ठीक है, x इजिकल टू 6 के ऊपर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और कितनी हो गई, 0 हो गई। तो x इजिकल टू इस पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। तो सारी की सारी एनर्जी किसके रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। कितनी है, 12 जूल है। कितनी है, 12 जूल के रूप में अपनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी अपनी 12 जूल के रूप में है। ओके ठीक है, तो इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालते हैं, हमने स्पीड निकालते हैं 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो स्पीड भी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। m का मान कितना है, 1 है, तो 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा v² इजिकल टू 12 × 2 बराबर 24। तो v कितना आ जाएगा, ये कितना बना रहा है, 6 चौक 24, इसका रूट लो तो ये आएगा 2√6। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आएगी, 2√6 आएगी। इसने कितनी दे दी, 6√2 दे दी, मतलब ये गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो कहानी तो इसकी यहीं खत्म हो गई। ओके, यही इसकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है ना, अब ये क्या बोल रहा है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मोशन occurs at x इजिकल टू 1। ठीक है, x इजिकल टू 1 पे टर्न किया यहाँ पे। इसके अलावा क्या, x इजिकल टू 8 मीटर, 8 पे टर्न कहाँ किया, 8 पे जाके इसने टर्न किया ही नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला टर्निंग पॉइंट ऑफ द मोशन occurs at दिस एंड दिस, मतलब चेंज होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज करना, ऐसा पॉइंट यहाँ बन सकता है। ठीक है ना, बन सकता है, तो ये ठीक हो सकता है स्टेटमेंट। ओके, पहला गलत हो गया तो पहले भी अपना काम चल जाएगा। एट x इजिकल टू 2 मीटर द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज 4, ये सही मिलेंगे। x इजिकल टू 2 के ऊपर पहली बात इसकी ये कितनी है, 4 है, पोटेंशियल 4 है, तो काइनेटिक बचेगी 8। 8 के हिसाब से बनाओगे तो 8 × 16, तो v आएगा 4, स्पीड आएगी 4, ये आ गई। ठीक है ना, मैक्सिमम स्पीड ऑक्यूर्स एट x इजिकल टू 6 मीटर, ये बात सही है, पोटेंशियल मिनिमम है तो काइनेटिक मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 है ना वही गलत है, बाकी सारे सही है इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, टू आइडेंटिकल बॉल्स है, ईच ऑफ मास 3 kg कोलाइड इलास्टिकली इन ए वन डायमेंशनल कोलिजन। द फर्स्ट बॉल मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड toward the second ball which is initially at rest. What is the final velocity u1 and u2 of first ball and the second ball respectively after the collision? क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल बॉल्स है, सेम बॉल है, मास कितना है, 3 kg है, कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशनल कोलिजन करती है। ठीक है, इलास्टिकली। द फर्स्ट बॉल मूव्स विद स्पीड, पहली बॉल की स्पीड कितनी है, 5 है। टुवर्ड द सेकंड बॉल विच इज एट रेस्ट, दूसरे की स्पीड कितनी है, 0 है। ठीक है, अब टकराएगी तो आपको पता है सेम मास होता है ना तो स्पीड एक्सचेंज हो जाती है, तो पहले वाले की स्पीड हो जाएगी 0, दूसरे की हो जाएगी 5। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, उससे आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंट्रीपिटल एसिलेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस। सेंट्रीपिटल एसिलेशन इतना आपको दिया गया है। ठीक है, वेयर k इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट इज अल्फा डिनोट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एसिलेशन विद टेंजेंशियल एसिलेशन एट सम इंस्टेंट। तो बताओ अल्फा का मान क्या होगा, क्या कह रहा है ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन को दोबारा। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, एक सर्कल ऑफ रेडियस r है जिसके अंदर आपका जो पार्टिकल है ना वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एज फंक्शन ऑफ टाइम एज ए सी इजिकल टू दिस। सेंट्रीपिटल जो एसिलेशन है ना अपने पास वो कितना है, c² r/t², ये अपने पास कितना होता है आपको याद हो तो v²/r होता है, याद है ना सेंट्रीपिटल। ये तो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है तो फोर्स हो गया इतना, ये फोर्स होता है सेंट्रीपिटल वाला mv²/r, तो m से m गया, यहां से आप v निकाल पाओगे ना, r इधर ले जाओ, ये हो जाएगा r², k² r² t² इजिकल टू आ जाएगा v², यहां से v आ जाएगा अपने पास k/r/t। ठीक है, ये अपने पास एस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अल्फा डिनोट द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एसिलेशन विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है। ठीक है ना, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, एक एसिलेशन यहाँ है, एक यहाँ है, रिजल्टेंट अपने पास आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है ना। रिजल्टेंट अपने पास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला अपने पास इधर जो एक्सेलरेशन होगा, क्या बोला है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही तो है। ठीक है, ये अपना अल्फा है, ये आपको अल्फा निकालना है। तो यहां आप देखो, ये जो टेन अल्फा होगा ना, टेन अल्फा क्या होगा, लाल बटा कक्का, लंब बटा दान। इसके लिए लंब कौन सा है, ये वाला है, मतलब ये वाला है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है। ठीक है, बटा आधार, आधार ये वाला है, ये कौन सा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंटीपिटल वाला कितना आया था, सेंटीपिटल वाला था के स्क्वायर आर टी का स्क्वायर। अब और टेंजेंशियल कितना है, टेंजेंशियल कितना होता है, डीवी बाई डी टी। ठीक है, वी कितना आया, के आर टी में से टी का डेरिवेटिव करोगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा के आर, डिवाइड बाय के आर, तो ये अपना बच गया के टी स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया, टेन इनवर्स के टी स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, टेन इनवर्स के टी स्क्वायर। ऑप्शन में कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है अपने को, ए स्पेरिकल सेल ऑफ मास 2 kg, स्पेरिकल सेल है, क्या है, सेल है, इसका मास कितना है, 2 kg है, एंड रेडियस आर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है। ठीक है ना, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग जब होता है तो उसमें जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो दो तरीके से होता है। पहला तो होता है आई ओमेगा, पहला तो होता है आई ओमेगा, और दूसरा होता है आई थिंक आर इंटू पी। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, वो इसको करेंगे तब समझ जाओगे आप। विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेल अबाउट द ओरिजिन ओ इज दिस, एंगुलर मोमेंटम इतना है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये दो आएगा यहाँ पे, एक तो आएगा आई आई ओमेगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कितना आएगा, आर इंटू पी। ठीक है ना, पी आपका क्या होता है, पी आपका होता है एम वी, एम वी, और वी बराबर होता है आपका आर इंटू ओमेगा। ठीक है, इससे आपको करना है, तो ये आपका आएगा आई ओमेगा आएगा एक तो, और एक आएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, आई, आई कितना होता है, आई होता है अपने पास स्पेरिकल सेल के लिए, स्पेरिकल सेल है तो इसका होना चाहिए आई थिंक 2/3, 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा चाहिए इसको, तो एम का मान को एम कितना है, 2, तो 2 दूने 4/3 प्लस ये आएगा इधर से 2, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये कितना हुआ, 3 दूने 6 और 4 10, तो 10/3 आर स्क्वायर ओमेगा। अल्फा का मैंने पूछा है, कंपेयर कर दो, अल्फा का मान कितना आ गया, 10 आ गया अपने पास। ओके, नेक्स्ट देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन सर्कुलर रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर की बढ़ती होता है एम आर स्क्वायर, और डायमीटर की बढ़ती होता है एम आर स्क्वायर बाय 2। किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द लेफ्ट ब्लॉक ऑफ मास m इन द फिगर मूविंग विद वेलोसिटी v, ये जो m वेलोसिटी, m मास जो है v वेलोसिटी मूव करके स्प्रिंग वाले सिस्टम की तरफ आ रहा है। ठीक है, कोलाइड इन इलास्टिकली विद राइट ब्लॉक हैविंग द सेम मास m स्टिक्स टू इट, आके इसे टकरा के से चिपक जाता है। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, के इज द फ्री कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। क्या बोला है, जितना बाईं ओर का ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m है, v से चलता हुआ दाईं ओर के ब्लॉक जिसका द्रव्यमान m है से अप्रत्यास्थ टक्कर करके उससे चिपक जाता है। परिणामी सरल आवर्त गति का आयाम ज्ञात करो, ये जो परिणामी सरल आवर्त गति हो रही होगी ना, उसका आयाम क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखो अपने पास ये जब मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कितनी है, 1/2 mv स्क्वायर। ये मूव कर नहीं कर रहा, कुछ नहीं है इसके पास, तो इसकी एनर्जी है 0। ठीक है, आके ये चिपक गया इससे, तो आगे से चिपक गया, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर मास इसका 2m तो ये होती है 1/2 के स्क्वायर हो जाती है ना। टोटल एनर्जी की बात करें इस तरीके से करें क्या, रुको एक चीज और सोचो, इसका मास कितना है, वेलोसिटी v, इसका मास m, वेलोसिटी 0, बाद में मास हो गया इतना, वेलोसिटी होगी नहीं v डैश, यहाँ से v डैश निकालो, v डैश क्या आएगा, m से m गया, v डैश आ गया v/2। मतलब ये कितनी स्पीड से मूव कर सकता है ये पार्टिकल, ये इतनी स्पीड से मूव कर सकता है। ठीक है ना, इनिशियल स्पीड के हिसाब से इतनी स्पीड से मूव कर सकता है। ठीक है, अब ये जो सिस्टम बन गया नया 2m वाला, जिसकी वेलोसिटी इतनी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी 1/2 mv², 2m हो गई इसके पास, अब v², इतनी, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी किसमें, जब ये अपने एम्पलीट्यूड पे जाएगा, ठीक है ना, जब अपने एम्पलीट्यूड पे चला जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, है या नहीं? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी क्या, k², हाफ k², हाँ हो जाएगी, तो हाफ ka², ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। इससे आप ए का मान निकाल सकते हो, इससे ए का मान निकालना, 2 से 2 गया, यहाँ आएगा 2, तो ये अपने पास आ गया 2ka² बाय m, नहीं अपने को तो ए चाहिए ना, तो ये कितना आएगा, ये आ गया mv² बाय 2k इजिकल टू a², तो यहां से आ गया m/2k का रूट इंटू वी इजिकल टू ए, है ना, m/2k का रूट इंटू वी, ये अपने आ गया एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी, जब इसके पास स्पीड ये है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी या नहीं होगी। और जब ये अपने एम्पलीट्यूड पे जाएगा, अपने को क्या पूछा, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ए होगा, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, अरे है या नहीं, इसके पास एनर्जी यही तो है, सारी एनर्जी इसके पास कितनी है, ये सिस्टम बन रहा है इसके पास, इतनी तो है, 1/2 mv², इतनी तो है, इसके अलावा कोई एनर्जी थोड़ी है ना, तो ये उसके इसमें कन्वर्ट होगी, तो इससे एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इक्वेशन ये है, इफ द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय दिस, y का मान y इज इक्वल टू 5 mm sin ओमेगा t, ये रहा kx, ये रहा, देन द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड किससे आता है, 2π बाय ओमेगा से, ठीक है, 2π बाय ओमेगा, ओमेगा किधर है, ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा 60 है सेकंड, तो ये क्या आएगा, π/30, तो यहाँ पे तुम्हारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया, π/30 सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज, एक टाइम पीरियड के अंदर अपने पास कितना ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जब मैंने ये पहली बार क्वेश्चन किया था ना, तो मैंने इसका आंसर शून्य मार्क कर दिया था, फिर किसी ने मेरे को, किसी से मैंने डिस्कस किया, तो उसने मुझे कहा शून्य नहीं 4a होगा। कैसे होगा 4a, देखो कि अपने पास द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड क्या होता है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस इधर आएगा, और फिर इधर से इधर आएगा, ये हो गया, ये होता है ए, तो ए ये हो गया, ए ये हो गया 2a, ये 3a, ये 4a। एक टाइम पीरियड का मतलब होता है जहां से गया है वहीं आना है और उसी दिशा से आना है, इधर से गया है ना तो ये पूरा कंप्लीट करना है पूरा बात, फिर यहाँ आना है, ये हो गया एक टाइम पीरियड। इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो यहाँ से गया यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो हो गई 0, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस हो गई ये प्लस ये प्लस ये, ए 4a, ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी हुई 4a हो गई, और डिस्टेंस होगी 4a, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0, इन्होंने डिस्टेंस पूछा है ना कि डिस्प्लेसमेंट, तो आंसर क्या आएगा 4 × a, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, टू वेव ईच हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 2 सेंटीमीटर की दो वेव अपने पास, ठीक है, ईच हैविंग ए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 हर्ट्ज है इनके पास, और इनकी वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे मूव कर रही है, रस्सी के ऊपर मूव कर रही है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, कि दो स्टेटमेंट देखो और दोनों में से करेक्ट कौन सा है वो बताओ। पहला आ जाओ, पहला क्या कर रहा है, इफ द सेकंड वेव वाज प्रोड्यूस्ड 0.015 सेकंड लेटर देन द फर्स्ट वन एट द सेम प्लेस, देन फेज डिफरेंस बिटवीन दीज विल बी 3π, कि अगर इतना लेट प्रोड्यूस की जाती तो फेज डिफरेंस इतना होता। देख लो पहले न्यू दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, तो इससे सबसे पहले तो वी निकालो, वी बराबर क्या होगा न्यू इंटू लैम्डा, है ना, अरे न्यू बराबर क्या होता है वी बाय लैम्डा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा न्यू इंटू लैम्डा, गुणा करो 100 दूने 200 सेंटीमीटर है, तो ये 2 पॉइंट कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो वेलोसिटी इतनी है, तो आपको टाइम दे दिया कि कितना टाइम बाद स्टार्ट करना है 0.015 सेकंड, तो इससे कवर कर लो आप, टी है वेलोसिटी है, तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी लैम्डा कितना आ जाएगा 0.05 इंटू 2, ये अपने पास आ जाएगा दूरी, वेग है और
समय है तो दूरी आ जाएगी, कितना आ जाएगा 0.030, इतना अपने पास क्या है, दूरी आई है ना, पाथ डिफरेंस आया है, पाथ डिफरेंस आई क्या है, पाथ डिफरेंस, पाथ में इतना अंतर है। फेज डिफरेंस निकाल लो, फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई ऑन लेमडा इंटू डेल एक्स, ऐसे तो निकलता है, निकालो 2 पाई इंटू डेल एक्स कितना है 0.030, डिवाइड बाई लेमडा कितना है 0.02, है ना। तो ये काट दो, 2 से 2 चला गया, कितना आ गया यहाँ से 3 पाई, फेज डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 3 पाई आ गया, ठीक है ना। मतलब ए स्टेटमेंट क्या अपना सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो बी क्या कह रहा है, if the two waves were produced at the same instant but first one was produced at a distance 4 centimeter behind the second one, कि सेकंड से 4 सेंटीमीटर पीछे पहले होती, तो देखो इसने क्या दे दिया, पाथ डिफरेंस दे दिया 4 सेंटीमीटर, देन द फेज डिफरेंस बिटवीन इज दिस, अब फेज डिफरेंस निकाल दो, ये निकाला था यहाँ पे, तो डेल्टा फाई क्या आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा कितना था 2 सेंटीमीटर इंटू पाथ डिफरेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, इसे ये काटोगे 2 2 दूने 4, तो ये आ जाएगा 4 पाई, तो ये आ गया 4 पाई, है ना। दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, उसमें क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पुलिस कार विद ए सायरन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, पुलिस कार इतने फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट ए स्पीड ऑफ दिस, इतनी स्पीड के ऊपर, इतनी स्पीड के साथ स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्वर हियर। देखो अपने पास यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर को सुनेगी ना फ्रीक्वेंसी, वो कितनी सुनती, वो सुनती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इंटू वी प्लस वी ऑब्जर्वर, वी माइनस का वी सोर्स, इतनी फ्रीक्वेंसी सुनती ऑब्जर्वर को, है ना। कितनी फ्रीक्वेंसी सुनती, एफ, एफ कर दो इसको, आप इसको एफ कर दो, एफ डैश कर दो, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जर्वर कितनी तेजी से भाग रहा है इसकी तरफ, और ये सोर्स, ऑब्जर्वर कितनी तेजी से भाग रहा है, ठीक है ना, सोर्स की तरफ, और ये क्या है, सोर्स कितनी तेजी से भाग रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर भागेगा, ऑब्जर्वर पास भागेगा ना तब स्पीड बढ़ेगी, सोर्स पास भागेगा तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो अगर पास भाग रहा है तो ये घटाने घटाने ये नीचे घटेगा तभी तो ऊपर बढ़ेगा, इस तरीके से। इसमें स्टेशनरी ऑब्जर्वर दिया है तो ये वी तो जीरो तो हो गया जीरो, तो यहाँ अपने पास एफ डैश कितना आ गया, एफ डैश आ गया, एफ कितना है 755 इंटू वी, स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, कितनी है स्पीड ऑफ साउंड 343 है, डिवाइड बाय 343 माइनस का सोर्स कितनी स्पीड से भाग रहा है 25 की स्पीड से, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। ये आप घटाओगे, ठीक है, घटाओगे डिवाइड करोगे गुणा करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 755, नहीं यहाँ पे 700 थी, है ना, एक्चुअल में 700 थी, तो 700 से सॉल्यूशन करोगे इसका तो ये कितना बन जाएगा 755 अपने पास आ जाएगा 755 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्या बोल रहा है कि थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द वर्टिक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, साइड ए के अंदर अपने पास साइड ए का जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके जो 3 पार्टिकल्स हैं एम एम एम, ये इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज, जो फोर्स काम कर रहे हैं वो कौन से हैं, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, ठीक है। ईच पार्टिकल इज टू बी मूव्ड ऑन ए सर्कुलर पाथ, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे घुमाना है अपने को, ठीक है। सच दैट दे मेंटेन देयर इनिशियल सेपरेशन, कि वो इनिशियल सेपरेशन है ना इतनी दूरी है तो ये बने रहे, हमेशा इनिशियल सेपरेशन क्या हो, बनी रहे। फाइंड द इनिशियल स्पीड गिवन टू ईच पार्टिकल, तो आपको फाइंड द इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड बतानी है, जो वी है ना यहाँ पे वो आपको बतानी है, ठीक है। बताएं, आ जाओ बताते हैं। देखो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है, ये बात इन्होंने कह दी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है। दोबारा पढ़ देखना चाहो तो 3 कण है, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, a लंबाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं, कणों पर लगने वाले बल केवल उनके पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल ही है, प्रत्येक कण को एक वृत्ताकार पथ पर इस प्रकार गति करानी है कि उनके बीच की प्रारंभिक दूरी a ही बनी रहे, ठीक है। प्रत्येक कण को दी जाने वाली प्रारंभिक चाल ज्ञात करो, कि प्रत्येक कण की प्रारंभिक चाल कितनी होगी अपने पास, ये आपको बताना है, ठीक है। आ जाओ कैसे होगा, ये अपने पास देखो ये पार्टिकल है, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इसको ग्रेविटेशन से इधर खींच रहा होगा, एक इसको ग्रेविटेशन से इधर खींच रहा होगा, ठीक है। ये एंगल ये एंगल ये एंगल समबाहु त्रिभुज है तो ये रहेगा 60। अब इस फोर्स का कंपोनेंट बांटोगे, ठीक है, ये इसका बिल्कुल बीच वाला आ गया,
तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, इसी तरीके से इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इस पार्टिकल पे फोर्स कहां लग रहा होगा, सिर्फ सेंटर की तरफ, ठीक है ना। सेंटर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है इसके ऊपर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। आर कितना है, दूरी कितनी है, कितने से खींच रहा था इसको, आर स्क्वायर, ओके। और ये क्या हो गया, कोस 30, कोस 30, ठीक है। और ऐसे कोस 30 तो इसका था और कोस 30 इसका था, 2 इंटू कोस 30। ये क्या है, ये फोर्स है, ये है ना फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। इसको सेंटर, इसको सर्कल में घुमाने के लिए ये फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इसके सेंट्रीपिटल जो इसका फोर्स है ना उसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला। ये कितना आएगा, जो इसको इसकी तरफ खींच रहा है, बीच वाले की तरफ, ये कितना आता है, ये शायद a/√2 आता है, कितना आता है ये अब देखना पड़ेगा अपने को, कैसे देखें, आ जाओ देखते हैं। ये दूरी चाहिए अपने को, है ना, कैसे आएगी, ये है a/2, ठीक है। और ये चाहिए अपने को, ये r मान लो, और ये है 30, तो r cos 30 इजिकल टू आ गया a/2, r इंटू कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, ये आ गया a/2, या r अपने पास कितना आ जाएगा, a/√3, ये आ गया। तो अपने पास क्या था, mv² r था, है ना, mv² ये लो, इधर कितना आ रहा था, 2g m1 m2 2 कोस 30, है ना, कोस 30 था, कोस 30 कितना होता है, √3/2। सोल्व करो, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया, ए से एक ए गया, एक एम से एक एम गया, v का मान कितना है, √gm/a, मतलब इतनी स्पीड इसकी होनी चाहिए इस सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, इफ वी आर एंड ई आर रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दिए गए वो आपको देखने, द ग्राफ बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी आर एंड आर इज डिसकंटिन्यूअस एंड जी आर इज इक्वल टू आर। द ग्राफ बिटवीन द ग्रेविटेशनल फील्ड, एक तो पोटेंशियल की बात कर रहा है, एक फील्ड की बात कर रहा है, फील्ड एंड आर इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर, दोनों कह रहे हैं डिसकंटिन्यूअस होंगे आर इज इक्वल टू आर पे। देखो क्या होता है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला याद है ना सेल के लिए, तो सेम वैसा ही है। देखो पहले मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, चाहे आप ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, सेम ही होता है, ठीक है ना, दोनों का। ये अपने पास यहाँ आर इज इक्वल टू आर है और ये आपका आर बढ़ रहा है, अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो ये रहेगा 0। इसके बाद बाहर आके हो जाता है KQ/r², ठीक है, ये ऐसा होगा। यहां क्या होगा, अंदर एक कांस्टेंट होगा, ठीक है, और बाहर आके ऐसे घटेगा। तो यहां देखो ये क्या कह रहा था, पहला कि फील्ड और आर के बीच ना डिसकंटिन्यूटी होगी, ये तो कह रहा था ना डिसकंटिन्यूटी होगी, सही बात है, ये लो डिसकंटिन्यूटी है। जबकि पोटेंशियल के बीच में और इसके बीच में ये आर इक्वल टू आर है, ये कह रहा है डिसकंटिन्यूटी होगी, तो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ये देखो डिसकंटिन्यूटी नहीं है, सीधा बढ़ रहा है, वो घट रहा है ना। यहाँ कांस्टेंट था, उसके बाद ये घट गया, कांस्टेंट कितना था, ये था KQ/r, इतना था, ठीक है। सेम चीज ग्रेविटेशनल के लिए लागू होती है, सेम चीज इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सेल जो अपने पास होती है उस पर भी लागू होती है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए लागू होती है, ओके। तो इसके अंदर स्टेटमेंट बी सही है, ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो, टू स्टील वायर ऑफ इक्वल लेंथ, दो स्टील वायर है जिनकी लेंथ इक्वल है बट रेडियस इन द रेशियो, इनकी जो रेडियस है वो किस रेशियो में है, 2/3 के रेशियो में, R1/R2 किस रेशियो में अपने पास, 2/3 के रेशियो में है, ठीक है। स्टील वायर है मतलब यंग मॉडुलस क्या होगा, दोनों का सेम होगा। आर सब्जेक्टेड टू सेम लोड, सेम लोड मतलब जो फोर्स लगाएंगे F1 F2 वो भी क्या है, सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या होगा, डेल्टा एल जो होगा ना, वो आपको डेल्टा एल और L2 इनका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। इक्वल लेंथ है तो L1 L2 भी क्या है अपने पास इक्वल है। यंग मॉडुलस जो होता है Y1 इज इक्वल टू Y2, दोनों स्टील के इक्वल रहेगा। यंग मॉडुलस क्या होता है, प्रतिबल, ठीक है, बटा विकृति, इसमें भी प्रतिबल बटा विकृति, यही तो होगा, ठीक है। लेंथ क्या है, सेम है, फोर्स कितना लगा रहे हैं, सेम लगा रहे हैं। एरिया कैसे लिखोगे, πr²,
पाई R1 स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई गया, क्या आ जाएगा ये L1 ऊपर R1 नीचे, तो ये आएगा डेल L1 बटा R1 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डेल L2 ऊपर, ये रुको 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 रुको, इसको छोड़ो आप, इसको देखो क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर लेके आओगे ना तो ये आएगा अपने पास 1/R1 का स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा डेल्टा L1, तो इधर आ जाएगा 1/R2 का स्क्वायर और डेल्टा L, ठीक है। अपने को क्या चाहिए L1/L2, है ना, L1/L2 क्या आएगा, यहाँ से देखो L1/L2 चाहिए ना, L1/L2, तो ये आएगा R2/R1 का स्क्वायर, R2/R1 का स्क्वायर, R1/R2 कितना है 2/3, R1/R2 कितना है 2/3, स्क्वायर करोगे कितने हो जाएगा 9/4, कितना आया 9/4। नेक्स्ट देखो, ए स्मॉल स्पेरिकल बॉल ऑफ रेडियस R एंड डेंसिटी P नहीं रो करो, ठीक है, P है तो P के हिसाब से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कभी पेपर में चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है, P के हिसाब से कर दो। P falls under gravity through a distance h in air before entering a tank of water, कि एक बॉल है, स्मॉल स्पेरिकल बॉल है, R उसकी रेडियस है, डेंसिटी उसकी P है, फॉल्स अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के प्रभाव में गिरती है और डिस्टेंस h तक गिर जाती है एयर के अंदर, बिफोर एंटरिंग ए टैंक ऑफ वाटर, उसके बाद वो टैंक में एंटर कर जाती है। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनसाइड द वाटर इज सेम एज इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर एंटरिंग द वाटर सरफेस, कि ये जो टैंक है ना इसमें गिर गई, ये यहाँ जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना वही इसकी लास्ट मोमेंट के ऊपर वेलोसिटी थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी आती है जो कितनी आती है √2gh आती है फ्री फॉल के अंदर, आपको पता हो तो, ठीक है ना, h हाइट तक गिरती है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना, वेलोसिटी इक्वल है, तो बताओ तो h जो ये हाइट h थी ना जिस तक ये गिर के आई है, इसका और जो बॉल थी अपने पास इसकी रेडियस r के बीच में क्या रिलेशन होगा। पहली बात समझो कि जो टर्मिनल वेलोसिटी आती है ना, आपको याद हो ना, तो ये r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आती है, किसके प्रोपोर्शनल आती है r स्क्वायर के, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी आती है वो आती है √2gh, दोनों को इक्वल रखो या ऐसे कह दो √2gh इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अरे आती है ना 2/9 रो माइनस का सिग्मा आर स्क्वायर बाय नीटा, ऐसा करके कुछ आती है, ठीक है। तो यहाँ से h प्रोपोर्शनल क्या आ गया आर की पावर 4, h प्रोपोर्शनल क्या आ गया आर की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 3 kg, दूसरे का मास है 5 kg, आर कनेक्टेड बाय मेटल वायर, इनको मेटल वायर से कनेक्ट कर लिया गया है ओवर ए स्मूथ पुली, ये स्मूथ पुली है इसके ऊपर से इनको कनेक्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द मेटल इज दिस, ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब दाब है एक तरीके से ये, ठीक है ना, दाब एक तरीके से। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ वायर, वायर की मिनिमम रेडियस क्या होनी चाहिए कि ये नहीं टूटे। इस केस के अंदर जो आपका फॉर्मूला लगता है वो ये वाला लगता है, देखो कि एक सेकेंड, नहीं टूटे है ना, mg 2m1m2, मुझे जितना याद है चेक कर लूंगा हम लिखने के बाद, m1m2 इंटू जी इज इक्वल टू, ये तो हो गया अपना फोर्स, है ना, फोर्स हो गया, और फोर्स डिवाइड बाय क्या आता है एरिया, ठीक है। ब्रेकिंग स्ट्रेस इधर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है बल बटा क्षेत्रफल, ये भी तो बल बटा क्षेत्रफल ही है ना, दाब 24/पाई इंटू 10⁻²। देखो यही फॉर्मूला था क्या, 1 सेकेंड चेक कर लेता हूं मैं, हाँ जी यही फॉर्मूला था अपने पास, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है ना। करें इसको सोल्व, आ जाओ करते हैं। 2 इंटू m1m2 कितना है 5 3, 5 इंटू 3 5 3 8 इंटू आ जाएगा ये 10, ओके 10 कर दो, 9.8 कर दो, पाई का मान इधर ले जाएंगे पाई आर स्क्वायर, तो आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई चला जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया 10⁻², सोल्व कर लो जो हो पाए, 2 चौके 8, 4 को इसे काटोगे 5, 5 5 25, 25 75, 75/2, तो ये आएगा 75/2 इज इक्वल टू 24 इंटू 10⁻² और इंटू आर स्क्वायर, और ये अपना हो जाएगा 24 72, तो लगभग 3
24 3 में एक 2 का भाग 1.5 और इंटू 10 की घात -2 इजिकल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 150 इंटू 10 की घात -4, ये आ गया 12 पॉइंट, इसका रूट लोगे तो 12.25 इंटू 10 की -2, तो ये आपका लगभग आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, कि इतना जो ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला जो फोर्स होगा ना वो इतना लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए लिक्विड कॉलम, एक लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट दिस, लिक्विड कॉलम है उसकी हाइट ये है, बैलेंस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ रेडियस 5 mm, 5 mm रेडियस का सोप बबल है, इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना, एक्सेस प्रेशर, उसको बैलेंस कर रहा है एक लिक्विड कितनी हाइट का, 0.02 सेंटीमीटर की हाइट का। ठीक है, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल इज दिस, सोप बबल का तुम्हें क्या दे दिया, टेंशन भी दे दिया। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी लिक्विड की, जो लिक्विड का कॉलम इसके प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, देखो एक्सेस प्रेशर को बैलेंस कौन कर रहा है, ये कॉलम, तो ये हो जाएगा रो जी एच, और ये किसके इक्वल है, एक्सेस प्रेशर ऑफ बुलबुला, ठीक है ना, बबल 40/r। ठीक है, अब सारी चीज आपके पास है, रख दो, निकालना क्या है आपको, रो निकालना है, तो रो क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा 40/r और ये आ जाएगा जी एच। ठीक है, 4 का 4 टी, टेंशन दे रखा है आपको 0.03। ठीक है, और आर चाहिए, रेडियस कितनी है 5 mm, तो 5 इंटू 10 की घात -3, जी कितना है 10, एच कितना है 0.02 इंटू 10 की घात -2, ये रहा, रो निकाल दो, कितना आएगा, ये तो हट गया सीधा सीधा। ठीक है, 3 2 5, 10 की घात आ गई इधर 5, एक गया तो ये आ गया 4। ठीक है, 2 5 10, एक और गया, ये आ गया 3, 4 3 12, तो 12 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, 12 इंटू 10 की घात 3, ये आपकी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग ए मास m इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए टेम्परेचर T। एक गैस है, मॉलिक्यूल, गैस और मॉलिक्यूल ईच हैविंग ए मास m है, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, जिसका तापमान क्या T है। लेट Vx Vy Vz बीइंग द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ V ऑफ ए मॉलिक्यूल, द मीन वैल्यू ऑफ, इसकी मीन वैल्यू कितनी आएगी बताओ। देखो Vx माइनस अल्फा Vy प्लस बीटा Vz का स्क्वायर, मीन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक बात देखो, इसका जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो इसकी स्क्वायर आएगी, इसकी स्क्वायर आएगी, इसकी स्क्वायर आएगी, उसके बाद टर्म कौन सी आएगी, इन दोनों के मिक्स, इन दोनों के मिक्स और इन दोनों के मिक्स। ठीक है ना, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब देखना, इसकी स्क्वायर आएगी प्लस इसकी स्क्वायर आएगी प्लस इसकी स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब जो इनकी मिक्स आएगी ना, Vx आ गई, Vz आ गई, इनका जो आप एक्सपेक्टेशन निकालते हो ना, देखो तो Vx का जो एक्सपेक्टेशन होगा किसी भी पार्ट मॉलिक्यूल की, जो Vx है किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर एवरेज स्पीड 0 होती है, तो ये तो जितनी भी यहाँ 3 4 टर्म बनेगी ना, ये सारी 0 हो जाएगी, सिर्फ कुछ का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, इन 3 का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, ये नेट का क्वेश्चन है वैसे तो, इन 3 का ही आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा मेनली। ठीक है, और ये आ गया बीटा स्क्वायर, ये आ गया Vz का स्क्वायर, और एक डायरेक्शन के अंदर वर्ग माध्य, वर्ग माध्य मूलमान ही हो गया एक तरीके से, ये होता है केटी, रूट केटी बाय एम, स्क्वायर है, इसका रूट नहीं कर रहे तो केटी बाय एम, तो ये आएगा केटी बाय एम, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा अल्फा स्क्वायर, यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने स्किप किया है। ठीक है ना, स्किप है ये क्वेश्चन, इसको भी मैं नेक्स्ट में करवाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है अपने पास, हाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, की आइस है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। तो क्या करना पड़ेगा, पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस तक जाना पड़ेगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस से आपको वाटर में जाना पड़ेगा। यहां आपको लगेगी क्या, ऊर्जा ml, यहां आपको जो ऊर्जा लगेगी वो लगेगी mCv dt। तो टोटल जो ऊर्जा आपको चाहिए वो कितनी चाहिए, mCv dt प्लस ml। ठीक है, m मतलब मास, मास कितना है 1 kg है, ठीक है छोड़ दो 1 kg है। Cv स्पेसिफिक हीट कितनी है, ये रही, देख लो 2100 जूल केजी, केजी आ गया ना, तो ग्राम में नहीं दी हुई तो केजी से काम चल जाएगा,
तो ये आ गया 2100। टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, 10 है, 0 पे लेके जाना है, 10 आएगा, कितनी ऊर्जा चाहिए प्लस। अब मास कितना है 1, लेटेंट हीट कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, केजी में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3.36 इंटू 10⁵5, तो ये अपने पास आ गया। देखो 10⁵5 बनाओ, 4 तो ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा ना, तो 0.2 इंटू 10⁵5 प्लस 3.36 इंटू 10⁵5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3.235 6 इंटू 10⁵5, ठीक है। तो 3.56 इंटू 10⁵5 जूल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस इज गिवन बाय दिस। इक्वेशन ऑफ स्टेट इस तरीके से आपको दी गई है, वेयर ए एंड बी आर द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट if the volume of 1 mole of the gas changes from V1 to V2 in an isothermal process, the work done by the gas is। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना आता है आपको याद करो, पीडीवी आता है, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर डीडब्ल्यू होता है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, इतना ही तो आता है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट इतनी दी हुई है नॉन आइडियल गैस के लिए, ए बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इफ द वॉल्यूम 1 मोल गैस का V1 से V2 हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी होता है, कर दो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, लिमिट लगा देना V1 से V2, करो P का मान पुट करो, यहां से कितना आएगा A1 प्लस B बाय V, और V का क्या कर दो डिवाइड, है ना, इधर से P निकालोगे तो V का डिवाइड ही होगा, ये तो जगह V और ये हो जाएगा V, ये हो गया dV। लिमिट V1 से V2, समाकलन करो, समाकलन करो, क्या हो जाएगा A1 बाय V का समाकलन क्या होता है ln V, है या नहीं, ठीक है। और 1 बाय वी स्क्वायर का -1 बाय वी, माइनस का 1 बाय वी, लिमिट V1 से V2 लगाओ तो ये आएगा A ln V2 माइनस ln V1, ln A माइनस ln B होता है ln A बाय B, तो ये होगा V2 बाय का V1, माइनस का B 1 बाय V2 माइनस का 1 बाय V1, ठीक है। ये आपको A से गुणा करना है, तो A ln V2 बाय V1, माइनस माइनस प्लस करोगे ए बी, तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा 1 बाय V1 माइनस का 1 बाय V2। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है 3 आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल आपके पास मोनोएटॉमिक गैस है, मिक्स कर दी गई है 2 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस, 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस को 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस से मिक्स कर दिया गया, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट मिक्सर की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। देखो जो मिक्सर की आती है ना, वो कैसे आती है, CV1 इंटू मोल प्लस N2 CV2 बटा N1 प्लस N2, ठीक है। पहले के मोल कितने हैं 1 मोल, दूसरे के मोल कितने हैं 2 मोल, 1 प्लस 2 3 आएगा। पहले की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, मोनोटॉमिक है तो 3/2R, डायटोमिक है तो 5/2R, तो तीन ये हो गए 3 और ये हो गए 10, तो 13R बटा 2, नीचे कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 13R बटा 6, ठीक है। मिक्स की कितनी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट, 13R बटा 6 हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन ग्लास इज इंसिडेंट एट ए हॉरिजॉन्टल ग्लास एयर इंटरफेरेंस एंड क्रिटिकल एंगल सी। ये क्रिटिकल एंगल सी पे आई है, क्रिटिकल एंगल सी लगाने का मतलब क्या हुआ, ये आएगी और यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ये इधर चली जाएगी, ठीक है। नाउ थिन लेयर ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन द इंटरफेस, इसके ऊपर अब वाटर लगा दिया, पहले एयर थी ना, अब एयर इस और आगे आ गई, यहाँ क्या लगा दिया वाटर लगा दिया, ठीक है। इफ द रिफ्लेक्टेड रे इन वाटर मेक्स एंगल आई विद द नॉर्मल, अब यहां एंगल ये आई बन रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि आई में और इनमें क्या रिलेशन है, यहाँ गिलास है, यहाँ वाटर है, यहाँ एयर है, ठीक है। दोनों जगह स्नेल का नियम लगाओ, आपका काम हो जाएगा। स्नेल का नियम पहले इसमें लगाओ, ग्लास है तो म्यू ऑफ ग्लास आएगा, है ना, अपवर्तन ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक इनटू किस एंगल पे आई है सी पे, तो साइन आई बराबर। दूसरे में एयर का अपवर्तनांक क्या है, दे नहीं रखा, 1 मानेंगे, ठीक है। किस एंगल पे गई 90 डिग्री पे, तो ये आ गया साइन 90 मतलब 1, पहली इक्वेशन। दूसरी इधर आ जाओ, लगाओ ग्लास इंटू साइन आई, ओके। ग्लास है, ठीक है, साइन आई नहीं सी, सॉरी सी, एंगल सी पे गई है ना, एंगल सी पे गई। दूसरे में वाटर में गई, वाटर का अपवर्तनांक 4/3, और ये कितने में गई आई पे, तो यहाँ आएगा साइन आई, इक्वेशन नंबर 2।
इनको सोल्व करके आपको आई निकालना है। कैसे निकालोगे? हो ही गया, हो गया ना, ये 1 इसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ गया 1 इजिकल टू 4/3 साइन आई, या यहां से हो जाएगा साइन आई इजिकल टू 3/4, या आई इजिकल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फ्लिंट ग्लास के अंदर रेड, येलो और वॉयलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कितनी है? इतनी है, इतनी है, इतनी है। देन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास, तो फ्लिंट ग्लास की डिस्पर्सिव पावर कितनी होगी? फ्लिंट ग्लास की जो डिस्पर्सिव पावर होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास क्या? ये मैंने लिखा हुआ है, मुझे खुद को याद नहीं है। ये फॉर्मूला अपने पास होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस का 1। मतलब वॉयलेट के लिए अपने पास कितना था लास्ट वाला डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस रेड के लिए कितना है 1.613 डिवाइड बाय येलो के लिए कितना है 1.620 माइनस का 1। सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेना आप इसको। नेक्स्ट देखो, ये अपने पास ब्लैक बॉडी से है, एट 1600 केल्विन मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन इज इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करती है? रेडिएशन इमिट करती है, और जो इमिट कर रही है ना मैक्सिमम वाला, उसकी वेवलेंथ कितनी है? इतनी है। कितने टेम्परेचर पे? इतने पे। तो दूसरे के लिए जब तापमान इतना कर देंगे तो लैम्डा कितनी आएगी? ठीक है, ये अपने पास विंस डिस्प्लेसमेंट लो है, लैम्डा एम ई इजिकल टू कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा कितनी है इसके लिए? 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर। तापमान कितना है इस केस में? 1600 केल्विन। दूसरे केस में ये कितनी है लैम्डा निकालनी है अपने को। ठीक है, इसमें तापमान कितना है? 2000 केल्विन। सोल्व कर दो, 20 दो जीरो से 2 जीरो गए, और ये 2 से ये 2 गया। ठीक है, ये 0 से ये 1.6 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा में कितना आ गया 1.6, ये वाला आ जाएगा माइक्रोमीटर। ठीक है, 1.6 माइक्रोमीटर अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अपने पास कौन सा लेंस है? थिन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है इस मटेरियल की? 1.5 है। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स कॉन्वेक्स सरफेस, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आएगी? देखो, इसका फॉर्मूला होता है लेंस मेकर सूत्र 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, फोकस लेंस कितनी दे रखी है? 40। ओके, म्यू माइनस 1, म्यू कितना है? 1.5, तो ये हो जाएगा 0.5 या 1/2। प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेन है मतलब इनफाइनाइट रेडियस, दूसरा है उसकी निकालनी है। ठीक है, ये हो जाएगी प्लस। यहां से देख लो, 2 से इसे काटोगे 20, तो आर कितना आ गया? आर आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियस कितनी आ गई? 20 सेंटीमीटर। अब प्लस माइनस वाले साइन तुम देख लेना, इतना मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं। ठीक है ना, कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स, पहले प्लेन है उसके बाद कॉन्वेक्स है, तो इसकी तो माइनस में आनी चाहिए। ठीक है, माइनस में आनी चाहिए। फर्स्ट वाली नॉर्मल हो जाएगी, सेकंड वाले की होगी माइनस में, माइनस रखोगे तो प्लस हो गया, पर इसकी फोकस दूरी भी तो माइनस में होती है, फिर माइनस में नहीं होगी पहले वाली की बात करोगे तो। अवतल होता है ऐसे, इधर से आगे इधर जाती है, आ इधर से 3 मापी इधर है, नेगेटिव होती है अवतल की, इसकी नेगेटिव होगी, यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, साइन आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट पासेस टू कोएक्सियल पोलराइड P1 एंड P2। अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, पासेस थ्रू टू कोएक्सियल पोलराइड अपने पास P1 और P2, उनसे क्या होती है? पास होती है। द ट्रांसमिशन एक्सेस ऑफ P2 इज रोटेटेड बाय 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू P1। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर P2? क्या कह रहा है, अनपोलराइज लाइट अपने पास है, ये P1 है, ये P2 है। ठीक है, पास होती है। ओके, कोएक्सियल, दोनों के एक्सिस सेम है। अब इसको इतना घुमा दिया कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो बताओ आउटपुट क्या आएगी? ओके, एक बात समझो, अनपोलराइज होती है ना, और जो पार होकर पोलराइज बनती है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इनके बीच में 30 डिग्री एंगल हो रहा है, आपको याद हो तो ये क्या कैसे काम करेगा? आप कोस स्क्वायर थीटा के रूप में काम और करेगा। तो ये हो गया आई नॉट बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 कितना होता है? √3/2, तो ये कितना बनेगा? 3/4 इंटू आई नॉट बाई
तो ये बनेगा 3i0/8। नेक्स्ट देखो, टू थिन लेसेस ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2, दो थिन लेस है, एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की f2 है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d, दोनों के बीच डिस्टेंस कितने d है, अपार्ट अलोंग द सेम ऑप्टिकल एक्सिस, अपार्ट फ्रॉम द सेम ऑप्टिकल एक्सिस, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f ऑफ द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ f कितनी होगी, तो ये अपने पास आएगा 1 बाय कैपिटल F इजिकल टू 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 माइनस d बाय f1 f2। ठीक है, ये अपने पास कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है जो अपने 10th क्लास में शायद आपके आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्टिव लेंस विद हाफ एंगुलर एपरेचर थीटा इज इल्यूमिनेटेड विद ए लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बिटवीन द सैंपल एंड द ऑब्जेक्टिव इज एन, द लेटरल रिजोल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, एन ऑब्जेक्टिव लेंस है विद हाफ एंगुलर एपरेचर थीटा है, इज इल्यूमिनेटेड विद light of wavelength lambda, the refractive index of the medium between the sample and the objective, है ना, ये लेंस हो गया, ये अपने पास ऑब्जेक्टिव हो गया जिसकी मापना है, और एन इसकी क्या है अपने पास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द लेटरल रिजोल्विंग पावर, लेटरल रिजोल्विंग पावर कैसे नहीं बढ़ेगी, या मान लो घटेगी, कैसे नहीं बढ़ेगी, या क्या तो घटेगी, है ना, कैसे घटेगी, घटाएंगे अपने, तो रिजोल्विंग पावर जो होती है, लेटरल रिजोल्विंग पावर जो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपने पास होता है 2 म्यू साइन थीटा, कितना, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेमडा। ठीक है, ये क्या है, रिजोल्विंग पावर है, चाहे क्या तो लेटरल रिजोल्विंग पावर है, अपने को करना क्या है, ये एन दे रखा है, ठीक है, तो क्या करोगे, करना क्या है अपने को, नहीं बढ़ना चाहिए, घटना घटाना है अपने को, यही तो करना है, घटाएंगे कैसे इसको, कैसे घटाओगे, एन को घटा दो, घट जाएगा, और बोलो, एन को घटा दो, एन तो है नहीं, ठीक है, लेमडा और थीटा है, लेमडा को घटाओ, लेमडा को घटाओगे ना तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, लेमडा को घटाओगे तो ये बढ़ेगा, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, देखो 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 इसका फॉर्मूला दोबारा देखो, रिजोल्विंग पावर का क्या था, 2 म्यू साइन थीटा, क्या 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लेमडा, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती मतलब, या तो इंक्रीज आता, उसका उल्टा मतलब डिक्रीज का देख लो, डिक्रीज किससे होगी, डिक्रीज बोथ लेमडा एंड थीटा, अगर लेमडा घटाओगे ना तो ये बढ़ जाएगी, तो ये तो नहीं होगा आंसर, एन बढ़ाओगे तो रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी, थीटा बढ़ाओगे तो रिजोल्विंग पावर बढ़ जाएगी, अपने को बढ़ानी नहीं है, अपने को घटानी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, थीटा एन का देखो, ये आ गया ना, ये भी नहीं है, थीटा बढ़ाया, एन बढ़ाया, तो ये रिजोल्विंग पावर तो बढ़ गई, कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, कैन नॉट बी इंक्रीज बाय, इससे इससे तो बढ़ गई, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, डिक्रीजिंग बोथ लेमडा एंड थीटा, लेमडा घटाओगे तो ये बढ़ेगी, लेमडा घटाओगे तो ये बढ़ेगी, नॉट इंक्रीज बाय तो ये भी नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो मैंने सेकंड जगह टिक क्यों कर रखा है। अगला क्या है, डिक्रीजिंग लेमडा, लेमडा घटाओगे तो फिर से बढ़ोगी, तो ये भी नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग लेमडा एंड इंक्रीजिंग थीटा, डिक्रीजिंग लेमडा तो ये बढ़ गई, और थीटा बढ़ाने से भी ये बढ़ गई, ये तो एक ही बात है, ये दोनों तो एक ही बात हो गई, डिक्रीजिंग लेमडा एंड इंक्रीजिंग थीटा, डिक्रीजिंग लेमडा एंड इंक्रीजिंग थीटा, लेमडा घटाया तो बढ़ गई, नहीं बढ़ाई जा सकती, नहीं बढ़ाई जा सकती, दोबारा देखना, नहीं बढ़ाई जा सकती, लेमडा को घटाओगे घटाओगे बढ़ जाएगी, एन को बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, बढ़ रही है, इससे तो बढ़ेगी, लेमडा को घटाओगे तो बढ़ जाएगी, थीटा को बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, थीटा को बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, एन को बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगी, लेमडा को इन तीनों से बढ़ रही है, लेमडा को घटाओगे तो बढ़ जाएगी, थीटा को घटाओगे तो
पर ये एक ही नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन होगा। रिलेटिवली देखना पड़ेगा, इन तीनों केस में बढ़ रही है ढंग से, ठीक है ना, एक साथ बढ़ रही है, तो ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बढ़ेगी नहीं, मतलब ढंग से नहीं बढ़ेगी इन तीनों की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थ्री आइडेंटिकल चार्जेस है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है। Three identical charges each equal to q are placed at the vertex of an equilateral triangle. Equilateral triangle पे है, साइड L है जिनकी, और चार्जेस कितने हैं, Q है, Q है, Q है, ठीक है। As shown in the figure. What is the force on the charge Q placed at the centroid of the triangle? कि इसके सेंट्रोइड के ऊपर अगर चार्ज कैपिटल Q है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। देखो ये सिमेट्री है, पूरी सिमेट्री है। जब सिमेट्री होती है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमेट्री होती है ना, मतलब मान लो सर्कल है, इसके सेंटर के ऊपर कोई चार्ज क्यू रख दूं, बाकी सब जगह क्या क्यू क्यू है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, क्योंकि सारे कैंसिल कर देते हैं। ये इसको कहां धक्का देगा, इधर धक्का देगा, तो ये भी इसको यहां धक्का देगा, ये भी इसको ध्यान धक्का देगा, कुल मिला के कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर जब समान चार्जेस होता है तो सेंटर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, कितना फोर्स लगेगा, 0 न्यूटन। नेक्स्ट देखो, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया, एरिया सेम है, हैज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज द थिकनेस ऑफ दिस, थिकनेस कितनी है, 3/4 डी है, और इसकी जो क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक है, इसका कांस्टेंट कितना है, के है, ओके। वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट, डी क्या है, जहां पे प्लेटों के बीच की टोटल सेपरेशन है, ठीक है। द एरिया ए हो गया। The new capacitance when the slab is inserted between the plates is given by, here C naught is the original capacitance. Original capacitance क्या होगा, C naught is equal to epsilon naught E upon D. जब ये इंसर्ट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इंसर्ट कर दोगे तो हो जाएगा A बाय डिस्टेंस जो कवर कर ली स्लैब ने, कितनी 3/4 D, ठीक है। और डिवाइड आएगा इसमें एप्सिलॉन नोट है ना, तो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के प्लस कितना एरिया खाली है, इतना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1 है ना, जो मतलब खाली जगह है उसका 1, इसको सोल्व कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया A डिवाइड बाय 3/4 D, इधर के और एप्सिलॉन नोट ऊपर, और D/4 एप्सिलॉन नोट ऊपर, D कॉमन लोगे तो ये नीचे चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आ गया अपना C, तो ये आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू C नोट एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, C बन गया। नीचे कितना आ गया, 3/4 डिवाइड बाई के प्लस 1/4, सोल्व करो, सी नोट डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 4 के में इधर तो बचेगा 3, इधर बचेगा के 4 के ऊपर, तो ये आएगा 4 k C0/3 प्लस के, 4 k C0/3 प्लस के, 4 k C0/3 प्लस के, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करंट इन ए वायर ऑफ रेडियस r इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। तो इस वायर से कितनी करंट फ्लो होगी, देखो जे होता है वो होता है I/A, होता है पाई आर स्क्वायर, अपने को चाहिए I, तो I होगा J इंटू का A, ऐसा नहीं होगा, ये कैसे होगा, DI इज इक्वल टू होगा J इंटू का DA, इसका फिर करेंगे समाकल, इससे आपका I आएगा। तो आपका I कितना आ गया, I आ गया इंटीग्रेशन ऑफ J का मान कितना है, J नॉट 1 माइनस R/R, DA क्या होगा, DA होगा 2πr/dr, ठीक है। लिमिट 0 से लेकर के कैपिटल R, सोल्व करो, सोल्व कर लेना इसको आप, है ना, सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप 75 नंबर, ठीक है। कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, रेडियस जिसकी r है, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंटरनल, एक तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है r <r के लिए, एंड एक्सटर्नल एक इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, स्फेरिकल सेल है, मतलब चार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है। रेडियस जिसकी कैपिटल r है, इसके अंदर अपने को पोटेंशियल बताना है, बाहर बताना है। आपको याद हो तो अंदर कितना होता है, अंदर होता है अपने पास के क्यू अपॉन आर, और बाहर कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, इतना होता है, आपको याद हो तो, है ना। Q का मान देखो, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी,
सिग्मा थी, सरफेस डेंसिटी कितनी थी, सिग्मा थी, तो क्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr²। क्यू का मान रख दो, दोनों में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये अंदर का पोटेंशियल है आर लेस देन आर के लिए, ये बाहर का पोटेंशियल है आर ग्रेटर देन आर के लिए। रख दो क्यू, के का मान रखो 1/4πε0, क्यू का मान रखो क्या आएगा, सिग्मा 4πr² डिवाइड बाय आर, कोमा के का मान 1/4πε0, क्यू का मान सिग्मा इंटू 4πr का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ओके, 4π से 4π गया, 4π से 4π गया, आर से आर गया, तो सिग्मा आर बटा एप्सिलॉन नोट इधर आएगा, सिग्मा आर स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नोट इंटू आर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये आपका 75 नंबर। हाँ ठीक है ना, अभी 75 ही डिस्कस करते हैं, ठीक है, वरना ये लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन बच गए आपके वो सारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो बच जाएंगे आई थिंक 10 एक क्वेश्चन बचेंगे जो मुझे थोड़े से टिपिकल लगे, मतलब जिनका मैं श्योर नहीं था, है ना, तो वो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। वो अपने शायद नेक्स्ट लेक्चर के लास्ट में वो कर देंगे, या नेक्स्ट लेक्चर भी बड़ा होगा तो उसका एक लेक्चर अपने और ले आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ अपने लगभग 75 तक पहुंचे, इसमें से 10 अपने उसके छोड़ दिए, साइकोलॉजी के 5 मैंने और डिस्कस नहीं किए होंगे, तो 15 मार्क्स छोड़ दो आप, तो लगभग 50 क्वेश्चन अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए। बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का नया बैच अपना चल रहा है, ऐप के अंदर आप बाय कर सकते हैं, और पीजीटी फिजिक्स बैच भी चल रहा है, एनवीएस केवीएस ईएमआर सब के लिए आप वो बाय कर सकते हैं। क्रैश कोर्स भी अपने लॉन्च किया 60 घंटे का ऐप के अंदर आपको है। ठीक है, जिसमें 60 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट 11-12 का जो सिलेबस आता है पीजीटी एग्जाम में, वो प्लस उनके 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। वो क्रैश कोर्स भी ऐप में लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है ना, वो सारे आप ऐप में देख सकते हैं। ऐप के लिंक, वेबसाइट के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी कोई क्वेरी रहे, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 6350263164, इनके ऊपर आप पूछ सकते हैं। ओके, और इसके अलावा कट ऑफ का वीडियो आपका कल आ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की क्या रहनी चाहिए डाटा के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।